डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एमबीए के स्टूडेंट हो या फिर आपने क्या कर रखा है, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए वो बदल सकता है, वो अलग हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी आई प्लान टू गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ यू कैन navigate through this entire journey and take decisions as to what should a good portfolio look like, right? क्यों चाहिए? फंडामेंटली बिकॉज पहला इंप्रेशन, इट गिव्स वैलिडेशन ऑफ स्किल्स, इज अ प्रूफ ऑफ वर्क, and it showcases your passion. It shows that you're not somebody who is just lurking around and just trying to see कि यार मेरा मेरे को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो है, चलो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। वर्सेस इफ यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ एंड बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, देन द रिक्रूटर, द इंटरव्यूअर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि ये बंदा सिर्फ बोल नहीं रहा है, एक्चुअली इंटरेस्टेड है, मेहनत कर रहा है एंड वांट्स टू शोकेस हिज स्किल्स। एंड प्लस, showcasing your portfolio also indicates that you're confident somewhat of your person, of your skills. It takes a lot of guts to showcase what you're capable of, especially when you are very early in your career, right? तो अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस दिखा सको, चाहे आप इंटर्नशिप के थ्रू किया आपने हो, या आपने कहीं वॉलंटियर करके किया हो, या आपने खुद के एंथो में कुछ प्रोडक्ट बनाया हो। आजकल प्रोडक्ट बनाना उतना मुश्किल नहीं रह गया, बिकॉज प्रोफेशनल प्रोडक्ट बनाना अभी भी मुश्किल है, लेकिन उतना डिफिकल्ट रह नहीं गया है जितना पहले होता था। सो अगर आप ये सब दिखाओगे तो कोई भी रिक्रूटर विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि दिस इज नॉट अ रेगुलर पर्सन, दिस पर्सन is invested, interested, and is showing something that I am impressed by. So, पोर्टफोलियो बनाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो, अलाइन पोर्टफोलियो बनाते हो। कैसे बनाते हो, कैसे करना है, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स विल डिस्कवर। क्या इंक्लूड करना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर? मोटा मोटी चार चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोजेक्ट्स, यानी कोई ऐप बनाया है, कोई वेबसाइट बनाई है, कोई टूल आपने डेवलप किया है, कुछ कोड लिखा है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके टू बी इंक्लूडेड इन द पर्सनल प्रोजेक्ट, पर सिर्फ इंक्लूड करना काफी नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग what this tool was supposed to do, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, उसकी स्टोरी क्या है, किस तरह के यूजर के लिए बनाया, वो सब बताना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि आपको कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंक्लूजन, ये तीन स्ट्रक्चर में आपको बात करनी चाहिए और आपको डिस्क्राइब करना चाहिए कि आपने अगर ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई, कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया, तो उसमें हुआ क्या था। सिर्फ लिंक देने से काम नहीं होगा। पिछला एपिसोड देखेंगे, उसमें मैंने एग्जैक्टली ये सब बातें बहुत डिटेल में बताई। सेकंड, यू कैन टॉक अबाउट द केस स्टडीज। ये केस स्टडीज कुछ आपको इंटरनेट पे मिल सकती है, कुछ आपको, एक्चुअली सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, या आपको इंटर्नशिप में मिली होंगी, या आपने कोई वॉलंटियर प्रोजेक्ट किया उसमें मिलेंगी, या फिर अगर कुछ कोर्सेज हैं जो कि अपना ओपन केस स्टडीज डालते हैं, उनसे हमको मिल जाएगी। और यू कैन लुक एट पिकिंग अप सम इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बाय योरसेल्फ, लाइक आपने जूम, अभी हम लोग, मैं जूम यूज कर रहा हूँ फॉर दिस रिकॉर्डिंग। तो आप जूम पे की के ऊपर आप केस स्टडी बना सकते हो कि हाउ वुड यू इम्प्रूव एबीसी मेट्रिक ऑफ जूम, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की एनालिसिस कर करके आप इम्प्रूवमेंट सजेशन दे सकते हो। डजेंट मीन दैट यू हैव टू डू इट फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट आउट देयर, बट रादर इट मीन्स आप दो तीन प्रोडक्ट उठाओ जिसमें आपको रेलेवेंस, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिनटेक में बहुत चीजें बहुत पसंद है, आपको फिनटेक में घुसना है, तो अ गुड मेथड हियर विल बी, यू शुड एंटर फिनटेक, यू शुड पिक अप फिनटेक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है एंड उनकी एनालिसिस करो। दिस अ गुड चांस स्टार्टिंग में तीन चार एनालिसिस आपकी अच्छी नहीं होंगी, आपने कुछ लोगों को दिखाया आसपास एंड द फीडबैक इज नॉट दैट ग्रेट, बट द थर्ड वन, द फोर्थ वन, maybe the sixth one will be really good, and that's how it is. Just like, if you want to be a musician, don't expect to build masterpieces and your master song, the best song ever will be the first song. ऐसा नहीं होता है।
इट विल बी द 20th सॉन्ग, इट विल 30th सॉन्ग। उससे पहले बहुत ही आप गंदा काम करोगे, विच इज ओके। जब तक गंदा काम नहीं करोगे तब तक अच्छा काम नहीं होता, है ना। सो केस स्टडीज बहुत फायदेमंद होती हैं। It showcases how you think. It showcases the kind of opportunities and how well do you spot opportunities that others are not able to spot. How you think through the different possibilities, the opportunities, and finally how you're concluding what should be built or what you have built. ठीक है। सो अगर आपका फिनटेक में इंटरेस्ट है, एडटेक में इंटरेस्ट है, लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड का कोई प्रोडक्ट उठाओ और उस फील्ड के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में घुस के उसको एनालाइज करो। मार्केट सिचुएशन क्या है, कॉम्पिटिटिव क्या है, यूजर्स कौन है, इसके यूजर मतलब यूजर पर्सोना कौन है, आर्क टाइप्स कौन से हैं, प्राइसिंग में इसने क्या किया है, यूआई में क्या है, और यूएक्स फ्लोज कैसे बनाए। ये सब बहुत अपने आप में इंडिपेंडेंट बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं टू लर्न अबाउट। बट मोटा मोटे आपको ये सब कवर करना चाहिए। यू शुड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स विद लॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये बोल देना कि वेरी हाई लेवल, नो एक्शनेबल इंसाइट। अगर आप एक्शनेबल कुछ नहीं बोल रहे हो कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जूम शुड इम्प्रूव, जूम का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जूम का जो शेयरिंग की स्क्रीन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कौन सी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ। एंड जो बार है उसकी वो बहुत इंटरप्ट करती है ड्यूरिंग शेयरिंग। So Zoom should change this. Zoom should definitely change the way the sharing bar appears. Full stop. Okay. ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, हर किसी को पता है। लेकिन अगर आप इसको एक्शनेबल नहीं बनाओगे, अगर इसको टैक्टिकल नहीं बनाओगे, तो आपके आपके प्रोडक्ट मैनेजर वाले ब्रेन से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को साथ चेंज करके बोलूँ, while screen sharing, it is important to be able to see, look at yourself. It is important to know which screen I'm sharing and the screen itself. Um, and then I should also have access to the buttons which are important for sharing. The problem with Zoom is that the floating menu bar constantly interrupts with the entire screen. So that is very disturbing, especially when a person is presenting their screen. There's a potential worry also that when I'm sharing the screen, uh, I do not want to share my entire desktop even by mistake. So I would love if Zoom can make it, can assure me whenever I'm doing this that, hey, you are just screen sharing or just a window is being shared. You're not sharing your desktop. So given all of this, I believe Zoom can make an improvement, can change this by either fixing the menu bar, the floating menu bar at the bottom or at the top, irrespective of what is being shared. That way, um, the menu bar will not be floating on top of the screen itself and interrupting important content from the entire screen. It will not disturb me either. Um, plus, plus I will exactly know where the buttons are all the time, either the top or the bottom, and I will be able to easily hit them when I need them. Now you can see, I'm not saying this is the best improvement possible, but this is a quick example of what a tactical improvement looks like, along with logical explanation of why am I suggesting this. That's a good representative of what a case study looks like. Okay, a good case study is also longer, where you analyze every little detail and explain things in detail, ending with a clear conclusion. Then comes research projects. Research projects are where you do long researches on things like video conferencing solution or a movie recommendation software. You want to build an app which does movie recommendations and what to watch recommendations. Now, to build something like this, you need market research. You need to understand what kind of tools people are using today to discover what they should be watching. User persona creation, which by the way, user persona is a very big concept by itself. But mota moti user persona is the ability to identify a specific persona or specific
Okay, user persona is representative of the wider market that you're looking at. So if you have a market of people who watch uh, content on OTT, uh, some people like to watch Bollywood movies, some people like to watch Hollywood movies, some people like to watch anime and other global cinema. Some people like to watch just the shows, and some people like to watch movies. Some people like to watch in the evening, some people like to watch in the morning, and so on and so forth. If you think about this, this makes the entire discussion about Netflix or similar OTT platforms very, very complicated. But you can start slicing and dicing and start figuring out what's a good representative of a certain segment of audience. For example, um, Rakesh, age 32, IT professional, living in Gurgaon, loves to watch Bollywood, but also likes popular Hollywood cinema. Likes to watch movies more because he doesn't want to get um, he doesn't want to invest time on the eight seasons and nine seasons of any series, any shows. His preferred genre is action and comedy. Drama and etc. is not something that he enjoys. He typically likes to spend his nights once in a week, twice a week, watching a movie, and that's it. He doesn't like to spend too much time either. His key pain point is when, because he watches not that frequently, he is unaware of what is the new movies, what are the new movies that are coming, and he's always loves to watch the movies early. He doesn't like to watch movies. He wants to be the person who tells others what to watch. But he is then again very selective about what he ends up watching. So the pain point that he has been facing is that he finds it very difficult to discover what is happening across different OTTs and what new movies have come in, which fits his requirements or fits his genre and style of what movie watching. That is one. Secondly, remembering that movie that he was watching yesterday, which OTT platform it was on. He tends to forget, and that just irritates him because he has limited time and he doesn't want to spend a lot of time discovering which platform he was watching the movie on. Now, this what I've done is I've made a instead of talking about very broad problems, very broad issues. Now I've created a fictitious person called Rakesh, and I've helped you visualize that person's life, what he does, what kind of pain he faces, and what does he want to do. Now, this becomes an easier target for you to solve for instead of talking about a laundry list of problems that people have. Now you know that, okay, when I'm solving for Rakesh, I'm solving for a typical IT professional who likes to watch movies, has limited time in hand, and so ends up watching fewer movies, and likes to be in the know of the latest and the greatest things that are happening. So now I need to build features which will solve the pain points of this person. So this is exactly what a research project looks like. Where you do surveys, you do market research, you create user persona, and then come up with some feature recommendations. And then you have design mockups. You can design mockups or wireframes using tools like Figma or Adobe XD. Both of them are great. Figma is the tool that is liked by most of the startups nowadays, most of the progressive folks. They love Figma. Figma is amazing. Um, so learning the tool is not that important. You can even do design mockups on a piece of paper. But what matters here is learning the basic UX laws, basic UI laws, so that when you're designing the wireframes, when you're creating the mockups, you are doing a good job. You are doing a good job at representing the solution to the potential users. Um, Creating these product designs is the ultimately the sorry, is the job of the designer ultimately. But as a PM, you do have a say in how this user flow, should look like. What should be the first screen? What should be the second screen? What should be the third screen? And so on. You need to be the voice of the customer, voice of the user, and ensure that the designs are happening perfectly. Now you can use Figma. My recommendation is go for Figma. Practice it, learn it, because in any case,
The designers of your company are most likely going to be using Figma, and they will be sharing Figma files with you for your comments and for reviews. So it makes sense to learn and practice this mockups as well. Once again, personal projects, case studies, research projects, and design mockups. All these four are great for including in your portfolio. What Let me also talk about what does each one of them mean for a recruiter. So when I see a personal project in the portfolio, it tells me that this person, and of course, assuming that you have invested, like you have done a decent job, it gives me a signal that this person is invested. He's passionate about building products, which is why he's doing a personal project. And then I investigate the kind of opportunity that you spotted. Was that opportunity good? Did you make sense? Did you Was the opportunity logical? The spotting was logical. Was your logic um, relevant, defensible, viable, feasible, or not? So then I start evaluating that. Of course, you may not be, you might be 80% there, 70% there, 50% there. As long as you're not like less than 50, it's all good. Yeah. That is the signaling of a personal project. When it comes to case studies, I'm now getting into your analytical thinking. I'm understanding your analytical mind. I'm able to see how exactly do you view the existing products and how well you are able to explain the issues or the gaps that exist in that product. So I'm understanding your critical thinking and analytical thinking via case studies. Very important. If you can nail these two things, you are pretty much done. You will get a shortlist for sure. Research projects tells me if I see a research project long back, a good research project, the signal that I get here is that the user understands, sorry, not the author, the creator understands relatively difficult ideas of market research and user persona creation. They understand it, they are able to execute it, and they are able to compile those ideas into a meaningful outcome. Okay? And that's a good confidence that anybody sees. That is a good thing. It's a very good thing. Okay. Here's a quick homework that I will recommend, which is pick up Dunzo's user experience, and you can do a research work. You can do a research project on what are the gaps in the Dunzo's user experience, and you can suggest what are the improvements based on the market feedback. You can also do a survey with the market, and you can give a proper research report. You can submit it. You can tag Dunzo. This is one of the best ways to actually get in the limelight. Create these projects and put it on Twitter and other places and get in the limelight. Okay. So I hope this is clear. Four broad categories: personal projects, case studies, research projects, and design mockups. All these four are great to add in your portfolio. Let's go deeper into personal projects. First, identify pain points. Find local problems that can be solved through technology. You might be in any part of the country. बड़ौदा में बैठे हो आप सूरत में बैठे हो, आप लखनऊ में बैठे हो, कानपुर में बैठे हो, आप इटारसी में बैठे हो, आप चोपन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कोई ना कोई वहां लोकल प्रॉब्लम होगी. डू नॉट थिंक अबाउट कि अरे इससे ये 100 मिलियन का प्रॉब्लम है कि नहीं. एक अच्छी प्रॉब्लम उठाओ, एक अच्छी लोकल प्रॉब्लम उठाओ और उसको टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व कर सकते हो ये फिगर आउट करो. ओके. चाहे पेपर पे बनाओ, चाहे फिग्मा पे बनाओ, चाहे कैसे भी बनाओ, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रोटोटाइप. सॉल्विंग द प्रॉब्लम मीन्स आप दिमाग लगा के सोचोगे कि अच्छा यूजर कौन है, उसमें से कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनका पेन पॉइंट क्या है. उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करो. अगर नहीं बना सकते उसका प्रोटोटाइप बनाओ, चाहे ह्यूमन मैनुअल प्रोटोटाइप ही बनाना पड़ जाए वो करो. फॉर एग्जाम्पल, you can design an app to connect local organic farmers in Karnataka to urban customers. Urban consumers can simply log into the app and can find a local organic farmer जिससे वो fruits and vegetables and herbs मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. दिस वे फार्मर्स का भला हो रहा है और अर्बन कंज्यूमर का भी भला हो रहा है. सबको हेल्दी खाने को मिल रहा है और उनको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है विदाउट मिडल मैन. सच एन अमेजिंग थिंग, राइट?
This is a great personal project to have, assuming that you are interested in farming and this kind of work. अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो ट्राई टू फाइंड दोस लोकल प्रॉब्लम्स कि आपको लोकल प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और आपको लोकल ऐप पे आपके ऐसे लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं जिनको सिमिलर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मे बी यू कैन डेवलप some sort of an app or some sort of a plan of action that will allow you to build a community around it. That's also perfectly okay. But try to solve problems which are product focused. Community वाले side में मत जाना, लेकिन try to solve problems which are or come up with solutions which are very product oriented. Okay, this will be a great starting point for personal projects. Then let's talk about case studies. Writing impactful case studies. Okay, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, कोई इंडियन प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, पेटीएम ले लो, स्विगी ले लो, आरोग्य सेतु ले लो, बुक माई शो ले लो, मेक माई ट्रिप ले लो, कोई भी इंडियन प्रोडक्ट ले लो लोकल। ठीक है, ऑफ कोर्स पिक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके इंटरेस्ट से कनेक्टेड है। यानी अगर आपको फिनटेक में जाना है, फिनटेक प्रोडक्ट उठाओ, लॉजिस्टिक्स में जाना है, लॉजिस्टिक्स का प्रोडक्ट उठाओ, ई कॉमर्स में जाना है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट उठाओ। वैसे प्रोडक्ट उठाओ जो आपसे कनेक्टेड है, आपके लिंक्ड है। ओके, देन स्ट्रक्चर करो, ये सबसे क्रिटिकल चीज है। यहाँ पे लोग मार खाते हैं, लोग ध्यान से अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, बस कहानी लिख देते हैं एंड अज्यूम करते हैं लोग पढ़ लेंगे। नहीं, रादर ये एक मैंने स्ट्रक्चर दिया है आपको, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रपोज फीचर्स एंड इम्पैक्ट। ये ब्रॉड 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो पूरे स्ट्रक्चर को। अगर टाइम परमिट हुआ आज तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, आई स्पेंड सम टाइम ऑन क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर यू सो दैट यू कैन गो थ्रू द केस स्टडी। यू कैन, आई गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन डू अ केस स्टडी। स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। Is the problem is of drop off, the problem is of lack of revenue, the problem is of lack of users, the problem is of ऑर्डर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऑर्डर वैल्यू नहीं बढ़ रही है, क्या इशू आ रहा है। देन क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई किया उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है, एंड देन पिकिंग अप वन ऑफ द सॉल्यूशंस, देन प्रपोजिंग अ फीचर which makes sense, and then finally impact measurement. That is, how do you identify what impact these proposed features have made? Some of this impact measurement is very easy, कि मुझे रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस करने थे, अब रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में नहीं कर सकते हो, ऐसा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस। हियर्स अ एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन पोटेंशियली डू। यू कैन एनालाइज द यूजर जर्नी इन क्रेड ऐप। यूजर जर्नी इन क्रेड ऐप इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जगह से एंट्री है, बहुत जगह से एग्जिट है, राइट। तो वो यूजर जर्नी बनाओ एंड प्रपोज फीचर एनहांसमेंट्स कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है जिससे क्रेड ऐप थोड़ा और इम्प्रूव हो सके। या आपने जब यूजर जर्नी बना रहे हो आप उसमें अपने गैप्स देखिए और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो राइटिंग इम्पैक्टफुल केस स्टडीज, दैट्स द वन ग्रेट एडिशन टू पोर्टफोलियो। देन शोकेसिंग योर रिसर्च एंड एनालिसिस। मतलब केस स्टडी में आप क्या करो, केस स्टडी में आप क्रिटिकल थिंकिंग, योर एनालिटिकल थिंकिंग आप भी बता रहे हो, राइट। अब यहाँ पे आप अपना रिसर्च बता रहे हो, आप बता रहे हो कि यू कैन अंडरस्टैंड यूजर नीड्स एंड देयर पेन पॉइंट्स। आप यूजर को समझते हो, आप एम्पैथी है आप में, आप मार्केट को समझ सकते हो, आपके अंदर में बिजनेस एक्यूमेन है, यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू अंडरस्टैंड कंपटीशन, यू अंडरस्टैंड मार्केट गैप्स, यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे एंड सो ऑन। You can conduct a survey on user preferences for streaming platforms like Hotstar or Netflix in India, and you can then talk about किस तरह का सिनेमा इनको, किस तरह का कंटेंट हॉटस्टार वालों को देखना पसंद है, किस तरह का कंटेंट नेटफ्लिक्स वालों को देखना पसंद है, क्या इश्यूज उनको हॉटस्टार में दिखते हैं, क्या इश्यूज उनको नेटफ्लिक्स में दिखते हैं, एंड सो ऑन। बिटवीन दीज थ्री अगर आपने तीनों कर लिया, यूजर अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया, आपने केस स्टडी भी कर ली, और आपने रिसर्च भी कर लिया, यूजर रिसर्च भी कर लिया, यू हैव नेल्ड। अगर आपने हाफ डिसेंट भी काम भी कर दिया ना, एवरेज अच्छा काम भी कर दिया ना, तो भी ये तीनों की तीनों चीजें में, ये तीनों के मतलब ये तीन चीजें विल बी इनफ फॉर यू टू क्रैक अ रोल। खुद से करने पे, ठीक है, चोरी किया हुआ काम की बात नहीं कर रहा, खुद से अगर आपने किया है,
आपकी समझ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, एंड ये तीनों में कॉम्प्रिहेंसिवली यू आर सॉर्टेड, चांसेस ऑफ यू गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई. ओके. नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग डिजाइन स्किल्स. ये थोड़ा ट्रिकी है. डिजाइन स्किल्स के अंदर में बहुत सारी चीजें आती है. एक होता है एस्थेटिक्स, यानी कि यूआई लॉज फॉलो करते हुए आपने डिजाइन किया है कि नहीं किया. दूसरा होता है विच इज द फर्स्ट वाला, विच इज क्रिएटिंग इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली डिजाइन. कि आपने ऐसा इंटरफेस बनाया है जहाँ बटन बटन की जगह पे बटन जैसा दिख रहा है, पैडिंग स्पेसिंग सब कुछ सही है, आंखों पे बहुत ज्यादा पेन नहीं आ रहा है, कलर्स आर वेरी कंड्यूसिव, fonts are great and so on, imagery अच्छी है. that is all interface design. Okay. यूजर फ्लो डायग्राम्स आर, आप यूजर जर्नी बना रहे हो. ठीक है, जिसमें आप ये इस पे नहीं काम कर रहे हो कि वो दिखेगा कैसे, रादर आप ये देख रहे हो कि यूजर को फील कैसे होगा एज दे गो फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन. सो एक तरफ आप यूआई की बात कर रहे हो, एक तरफ यूएक्स की बात कर रहे हो, यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हो, यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो. ओके. By doing this kind of a project and including that in your portfolio, you will be able to showcase that that you have very good understanding of user experience and user empathy. पिछला प्रोजेक्ट एंड ये वाला प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट्स मिला के आप एकदम नेल कर दे रहे हो कि मुझे यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आता है, मुझे यूजर एम्पैथी बहुत ज्यादा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स दैट कंपनीज लुक फॉर इन अ प्रोडक्ट मैनेजर. ओके. Important thing here is that the definition of user experience differs in company to company and sector to sector. For example, for pure consumer products, डिजाइन की अहमियत बहुत ज्यादा है. यू हैव टू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल. ठीक है. बट इन अ बी टू बी एंटरप्राइज प्रोडक्ट इट टेक्स अ लिटिल बैक सीट. लेकिन यूएक्स बहुत क्रिटिकल होता है फिर भी. अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होना फिर भी जरूरी है, यानी कि यूजर जर्नी बहुत स्मूथ होनी चाहिए. सो सो डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज दैट यू आर गोइंग आफ्टर, फिनटेक में जाना चाहते हो, ई कॉमर्स में जाना चाहते हो, गेमिंग में जाना चाहते हो आप, उसके बेसिस पे यू विल हैव टू, आपका यूएक्स तो अच्छा होना ही चाहिए, यानी कि यूजर फ्लो वगैरह आपको समझ में आने चाहिए, वो तो 100% गिवन है. लेकिन आपका यूआई कितना अच्छा होना चाहिए वो इस पे डिपेंड करता है किस सेक्टर में जा रहे हो. मैं तो बोलूंगा कि एकदम फुल मेहनत करो, बेस्ट होना चाहिए, एकदम क्लासिक होना चाहिए. बट प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, कितना टाइम है आपके पास, उसके हिसाब से यू कैन कैलिब्रेट. अगर आपको गेमिंग में जाना है, आपको ई कॉम आपको कॉमर्स कॉमर्स सॉरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जाना है, देन you need to have a better experience. You need to have good experience of UI. You should understand UI a little better. UI laws अलग हैं, UI rules अलग हैं, user flow rules अलग हैं. Of course, they complement each other, but these two are independent fields of study that you should learn about. The homework for this particular or example of a case study that you can do here is you can pick up a localized grocery delivery app for tier 2 cities and create a design mock-up for them. Localized grocery delivery app for tier 2 cities, मतलब tier 2 city में typically लोग विजुअल को बहुत अच्छे से जानते हैं. So what you're doing here is you are building something that allows, think of the reasons or how this kind of a grocery app will be different from the kind of grocery apps that we are used to. चाहे वो जेप्टो हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, तो इसे डिफर कैसे करता है, थिंक अबाउट दैट. लोकलाइज्ड ग्रोसरी डिलीवरी ऐप टीयर 2 सिटी में देयर इज अ गुड चांस राशन की दुकानों को आप जानते हो आसपास की, उनके थ्रू डिलीवरी हो सकती है, तो वो कैसे काम करेगा. दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू कैन क्रिएट अ डिजाइन मॉकअप. तो डिजाइन मॉकअप बनाते हो, यू डजंट मीन दैट यू आर मेकिंग द फुल एंड फाइनल वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन. नहीं, आप हाई रेजोल्यूशन नहीं बना रहे हो. बना सकते हो अगर आपको आता है तो, बट वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. एक्सपेक्टेशन है ऑफ क्रिएटिंग लो रेज हाई लेवल डिजाइन की, मोटा मोटी ऐसे कुछ होगा. एंड ये फ्लो होगा, फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. यूआई में कॉम्प्रोमाइज चलेगा इन अ मॉकअप. ठीक है.
यूआई में मॉकअप में कॉम्प्रोमाइज चलता है, पेपर पे भी अगर आप जो स्क्वायर्स बना दो, सर्कल्स बना दो, जस्ट टू इंडिकेट कि कहाँ पे क्या है, दैट्स मोर देन इनफ इन अ मॉकअप। ओके। एक प्रोटोटाइप में, मॉकअप में चलता है, प्रोटोटाइप में नहीं चलता। प्रोटोटाइप जो बनाते हो तो वो बहुत क्लोज होता है टू द एक्चुअल एक्सपीरियंस। सो प्रोटोटाइप इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एक्सपीरियंस, मॉकअप इज जस्ट अ मॉकअप जो आप शुरू शुरू में बना रहे हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन शोकेस योर डिजाइन स्किल्स, यू कैन हाईलाइट द डिजाइन स्किल्स। एंड देन वन थिंग दैट आई, ये मैं थोड़ा आपको टिप दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, जो कि लोग नहीं बात करते हैं, बिल्कुल बताते नहीं। ठीक है। एज a recruiter and as a trainer over the last 5 6 years, let me share that, you know, documenting the feedback and the iterations is a hallmark of a good product manager. That you don't take things personally, you're always open to feedback, you actively work towards iterations, you work on iterations, you do iterations, which means you have a growth mindset to look at improving your product in one way or the other. How do you do this? You collect feedback from peers, from mentors, potential users, and so on. You iteratively improve the product. This also requires very good prioritization of what should be improved in each iteration. आपको बहुत consciously करना पड़ता है, ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो। आपको बहुत ही कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि मैं पहले क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, एंड ऑल दैट। सो iterative improvement is a hallmark of a good product manager. सो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे फीडबैक ले सकते हो, जो आपने केस स्टडी की उस पर फीडबैक ले सकते हो, किसी भी फीडबैक ले सकते हो, एंड उसको डॉक्यूमेंट करो, और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करो कि भाई मैंने ये फर्स्ट वर्जन था, फिर मैंने आइटरेट किया, वर्जन 2 बनाया अपने केस स्टडी का या अपने डिजाइन प्रोडक्ट का, जिसका भी। उसको डॉक्यूमेंट करके फीडबैक को, उसमें से आपने क्या इंसाइट्स निकाले, ये सब बहुत फायदेमंद चीजें हैं। इट शोज दैट यू आर अ मेच्योर professional who is willing to look for feedback, which is looking and willing to act on them by doing iteration. सिर्फ feedback लेना काफी नहीं है, but you're willing to act on that and build iterations. Very meaningful, very valuable. Okay, so documenting feedback and iterations is a strong tip जो कि लोग नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। आप करिए, आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। ओके। नाउ आपने सब कुछ बना दिया, आपने ये सब मेहनत करके बना दिया, कहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो? बहुत तरीके कर सकते हो। अगर थोड़ा टेक्निकल चीजें कर रहे हो, मार्कडाउन वगैरह यूज करके कर रहे हो, आप गिटहब पे डाल सकते हो। अगर आपको गिटहब नहीं पता है, गिटहब इज अ प्लेस, इज एन ऑनलाइन साइट एक्चुअली, इट्स एन ऑनलाइन साइट जहाँ पे डेवलपर्स, टिपिकली डेवलपर्स अपलोड देयर सॉफ्टवेयर। तो सोच रहे हो कि सॉफ्टवेयर क्यों अपलोड करेंगे गिटहब पे? वेल, सिंपली बिकॉज दे वांट टू शोकेस कि वो क्या कैपेबिलिटी है उनकी, जस्ट लाइक यू वुड लाइक टू शोकेस व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी यू हैव। तो वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, टेक्निकल प्रोजेक्ट है, कोलैबोरेशन आपको करना है किसी के साथ में, गिटहब इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट। ओके। अगर डिजाइन फोकस प्रोजेक्ट है, Behance पे डालो, आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलती है जो कि आपको फीडबैक भी देगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, तो Behance पे डालो। देन आता है मीडियम। मीडियम या लिंक्डइन दोनों चलेंगे। मीडियम का फायदा क्या है कि आपको एसईओ थोड़ा अच्छा मिल जाता है। ऑल्दो मीडियम पे जो आर्टिकल्स हैं वो पे वॉल के पीछे हैं, यानी कि सबको एक्सेस नहीं मिलेगा इमीडिएटली। मतलब फर्स्ट दो तीन व्यूज तक वो फ्री है, उसके बाद यू हैव टू वेट, आई थिंक ऐसा कुछ लॉजिक है, मतलब कुछ पे वॉल के पीछे है वो। सो मीडियम इज फॉर राइटिंग केस स्टडीज एंड प्रोडक्ट रिलेटेड आर्टिकल्स। ओके। This is the most accepted form, by the way, in the Bay Area, in Bay Area or Western markets. In India, medium बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, but still it is still considered one of the main places to publish, largely because of the SEO का फायदा। SEO का फायदा मतलब अगर आपने लिख दिया, ठीक ठाक लिख दिया है, तो फिर आपको थोड़ा SEO मिल जाएगा। In India, publishing on LinkedIn is also useful, or you can simply publish on a personal website. ये दोनों चलेंगे। ठीक है। पर्सनल वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो माय रिकमेंडेशन इज टू यूज अ वर्डप्रेस साइट। वर्डप्रेस.com पे जाइए और वहां पे आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए।
It is not that costly. It's very cheap. It's definitely cheaper than putting all the यू नो सारा एफर्ट डाल के खुद की वेबसाइट खुद के तरीके बिल्ड करना। वो बहुत खर्चा है, बहुत महंगा है, बहुत एफर्ट है ऑफ मेंटेनिंग दैट वेबसाइट। उसके बजाय सिर्फ wordpress.com या विक्स भी है और दो तीन और प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जा सकते हैं। wordpress.com इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आपको अपने पर्सनल डोमेन पे इसको रन करना है। तो wordpress.com पे जाइए, वेबसाइट बनाइए और उस पे सारे प्रोजेक्ट्स को लोड कर दीजिए। आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी जो कि आपके पर्सनल वेबसाइट के परफेक्टली फिट करती हैं, और उस पर आप लॉन्च कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप नोशन पे जाके वेबसाइट बना सकते हो। नोशन वेबसाइट नहीं बनती, नोशन पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और उस पे उसका लिंक आप शेयर कर देते हो। तीसरा तरीका बहुत ही देसी तरीका है, आप सिंपल एक स्लाइड बना सकते हैं, गूगल की स्लाइड प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने सारे अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से फोटोज वगैरह डाल के लिंक डाल के ऐड कर दिया। नाउ दैट बिकम्स योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट टू लिंक टू, एंड once a person lands there on that slideshow, then they can link and they can click on the link and go to wherever you have published your specific projects. एक और तरीका है, आप गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो। गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स का नाम रखिए और प्रोजेक्ट्स के फिर डिटेल लिखिए, रीडमी करके रीडमी डॉट टेक्स्ट और रीडमी डॉट डॉक, एंड देन एक्सप्लेन व्हाट दिस project was all about, and then finally give the access to the same to the project in the folder itself. And folder के अंदर में आप सब folders बना सकते हो, one for each type of project. So if it was a design project, put it under design project folder. If it was a research project, put it under research project folder, and so on. Okay. Um, After doing all of this, होगा क्या कि आप थक जाओगे, you will be tired कि भाई हो गया मेरा। But the hallmark of a good product manager is to continuously improve, continuously learn and improve the portfolio. So adding new projects so that you can keep the portfolio fresh and relevant. Plus, you will also be able to learn. Then any kind of online courses that you are doing, उसको आप वहाँ mention कर सकते हो एक जगह, सर्टिफिकेशन वगैरह। आप कोई भी तरह का प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स करो। मुझे नहीं पता एम बैंगलोर रन करता है कि नहीं रन करता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। आप किसी भी तरीके का कोर्स कर सकते हो, उसका भी आप पोर्टफोलियो, अगर वहां पे कुछ प्रोजेक्ट किया है आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। फाइनली ये सारा काम करने के बाद अगर आपने बना के छोड़ दिया तो फायदा नहीं होगा, है ना। rather it makes sense to network with your portfolio, and with your portfolio you will be a far better position to actually crack your interview. Okay, so what you can do is you can share your portfolio within the networks on LinkedIn or in job applications. So जॉब अप्लाई कर रहे हो, साथ में एक लिंक्डइन पे ईमेल कर दो या फिर एक्चुअली ईमेल कर दो कि भाई मेरा ये रेज्यूमे तो है, लेकिन साथ में ये मेरा पोर्टफोलियो भी है। यू कैन सीक मेंटरशिप, यू कैन रीच आउट टू एक्सपीरियंस प्रोडक्ट मैनेजर्स, जिससे कि वो आपको फीडबैक दे सकें, गाइडेंस दे सकें कि पोर्टफोलियो में क्या इंप्रूव करें, क्या इंप्रूव ना करें। ये तो एक बहाना है, एक तरीका है, बट आपको मेन रीजन है कि यू आर एबल टू नेटवर्क विद द राइट पीपल एंड दे विल बी देन बी एबल टू हेल्प यू विद द जॉब, विद द प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड वन रिकमेंडेशन इज यू कैन रीच आउट टू जीरो या मीशो या फिर ऐसे किसी भी स्टार्टअप पर प्रोडक्ट मैनेजर को रीच आउट करके आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को फीडबैक ले सकते हो। जब फीडबैक ले भी रहे हो, try to ask very pointed question कि sir, can you provide me feedback on my thought process? Can you provide me feedback on the gaps that I've observed? Can you give me feedback on the actionable insights that I've produced? Can you give me feedback on the way that I've created my user personas? So if you ask very pointed questions and you reach out to five of them, ask pointed questions to each one of them, then the chances of you getting this feedback will be better. Because जैसे मेरे पास भी फीडबैक के लिए आते हैं रिक्वेस्ट, तो बहुत ही वेग होते हैं। सर मेरा ये 10 पन्ने का पोर्टफोलियो है या 20 पन्ने का पोर्टफोलियो है, आप रिव्यू कर दो। अब मैं करना तो चाहूंगा, लेकिन 10 20 30 पन्नों के लिए आई नो कि मुझे बहुत टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, एंड वो फिर बहुत रुक के आएगा, बहुत टाइम लगा के आएगा।
है ना, जरूरी नहीं कि मैं उसी टाइम फ्री होऊंगा। इंस्टेड ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मुझे स्पेसिफिक पूछा जाए कि कहे कैन यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड टेल मी दिस इज गुड, then one, I will be able to give you quick feedback, and secondly, if it is interesting enough, the section is interesting enough, I'll be curious to read the rest of the portfolio, है ना। सो ये फायदा फीडबैक लेने का तरीका होता है। अगर आप जनरली किसी को रीच आउट करके बोलोगे सर फीडबैक दे, तो दैट्स टू वेग फॉर समबडी टू इन्वेस्ट टाइम। बट if you ask something very specific, yes, they will be interested in giving you proper feedback. Let me go back all the way up to give you a summary of what we covered. So if you are an aspiring product manager or a product manager, young product manager looking to crack some big jobs, big uh, positions, it's very important that you look at building a portfolio for yourself. Portfolio acts as a proof of work, proof of skills, and it validates. सबसे बड़ा रिस्क यही है ना कि शायद तुम्हें आता नहीं होगा, वो वैलिडेट हो जा रहा है कि नहीं, इसको आता है, इसने अप्लाई भी किया है, और देखो कितना अच्छा पोर्टफोलियो है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, एंड यू आर सीन एज अ सीरियस कैंडिडेट, नॉट एज समबडी हु इज जस्ट बाय द वे अप्लाइंग हियर। ठीक है, एज अ रिक्रूटर आई हेट वेस्टिंग टाइम ऑन पीपल जिनके लिए ये चीज इतनी सीरियस नहीं है, एंड अ पोर्टफोलियो टेल्स मी दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस। ओके, हर स्लाइड में मैंने आपको कुछ ना कुछ केस स्टडी, कुछ ना कुछ होमवर्क दिया है। माई रिकमेंडेशन इज प्लीज कंप्लीट द होमवर्क एंड मे बी एड द लिंक टू द कॉमेंट सेक्शन. If you have finished any one of them, I'll be more than happy to provide personal feedback wherever possible. Okay, I'm more than excited to see आप लोग क्या करते हैं इस पूरी कहानी के साथ में। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए, केस स्टडी इंक्लूड करने चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, डिजाइन मॉकअप्स इंक्लूड करने चाहिए, डिजाइन प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए, पर्सनल, केस, रिसर्च एंड डिजाइन, पीसीआरडी। ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कोई भी ऐप, कोई वेबसाइट, कोई भी क्रोम एक्सटेंशन, कुछ भी चलेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्योर प्रोडक्ट, कुछ भी चलेगा। केस स्टडीज, यू केस स्टडीज में आप डिटेल एनालिसिस कर रहे हो, आप एनालिटिकल थिंकिंग शोकेस कर रहे हो, अपने क्रिटिकल थिंकिंग शोकेस कर रहे हो of existing products and suggesting the improvements in them. This way, you are able to show that you have a keen sense of observation. You have good command over how the user journeys should be, how the experience should be built. And that is why you are able to identify the gaps. जब आप गैप देखते हो, सिर्फ ये बोल दोगे कि यार इसमें मजा नहीं आया, इट्स नॉट अ गुड एनालिसिस। रादर मजा क्यों नहीं आया वो लिखना जरूरी है। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। देन आता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप यूजर रिसर्च कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हु इज द राइट यूजर, विच इज यूजर पर्सोना, मार्केट रिसर्च, सर्वेस एंड एवरीथिंग। दैट इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, वेरी यूजफुल बिकॉज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ये आपका मेन धंधा है भाई, आपकी रोजी रोटी है, अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स, इसी से पैसे मिलते हैं। अगर आप ये शोकेस कर सकते हो कि मेरे को एम्पैथी है, मुझे यूजर समझ में आता है, और यूजर के समझने के बाद मैं उसके बेसिस पे अच्छा कुछ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, नथिंग लाइक इट, इट विल बी फैंटास्टिक। पीपल विल लव यू, रिक्रूटर्स विल प्रायोरिटाइज यू ओवर अदर्स। एंड इसका कल्मिनेशन होता है डिजाइन मॉकअप या डिजाइन प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप टूल्स यूज करते हो, एडोब एक्सडी, फिग्मा, पेपर, कुछ भी यूज कर लो टू क्रिएट प्रोडक्ट डिजाइन। अब ये प्रोडक्ट डिजाइन कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर केस स्टडी, जहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट उठाया, उसको एकदम तार तार किया, उसको ब्रेक डाउन किया एंड समझाया कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, एंड देन जो अच्छा आपको लग रहा है, जो आपको लगता है कि इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका मॉकअप बना सकते हो। डिजाइन मॉकअप आप सेपरेटली कर तो सकते हो, लेकिन आप केस स्टडी के साथ भी कर सकते हो, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, वंस अगेन माय रिकमेंडेशन इज लोकल प्रॉब्लम उठाओ, उसको सॉल्व करो थ्रू टेक्नोलॉजी। प्रोटोटाइप करो, चाहे पेपर पे करो, चाहे बेसिक मॉकअप पे करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रोटोटाइप करो। प्रोटोटाइप किए बिना यू विल नॉट गेट द माइलेज दैट यू शुड बी गेटिंग बाय पर्सनल प्रोजेक्ट्स। ओके, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, प्लीज फील फ्री टू पिक अप एनी अदर एग्जांपल। राइटिंग इम्पैक्टफुल केस स्टडीज, अगेन सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, सेलेक्ट अ गुड प्रोडक्ट, और उसको फिर एनालिसिस करो प्रॉपर ब्रेकडाउन करके कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, प्रपोज फीचर्स क्या है, और इम्पैक्ट को मेजर कैसे करोगे, कौन सी केपीआई, कौन सी मेट्रिक देखोगे।
दैट इज अ इम्पैक्ट मेजरमेंट। मैंने क्रेड का एक आपको होमवर्क दे रखा है। देन कम्स डूइंग यूजर रिसर्च एंड एनालिसिस। अब यहाँ यूजर इंटरव्यूज करो, मतलब आपको यूजर इंटरव्यू करना आना चाहिए। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसमें से कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब यूजर इंटरव्यू का हिस्सा है। एंड देन कम्स मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में आता है अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन, अंडरस्टैंडिंग मार्केट फोर्सेस, क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें काम नहीं कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, मार्केट में गैप्स कहाँ है, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत चल रहा है तो क्यों चल रहा है, एक्सेट्रा। ये मार्केट एनालिसिस का हिस्सा है। इसके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क हो सकता है आपका, ये सर्वे करना ऑन यूजर प्रेफरेंसेस फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और एनीथिंग एल्स। ग्रेट प्रोजेक्ट, ये आप ट्राई करो। देन डिजाइन स्किल्स को हाईलाइट करना, इंटरफेस डिजाइन, यूजर फ्लो डायग्राम, यानी यूआई एंड यूएक्स। एक में यूआई लॉज लगते हैं, एक में यूएक्स लॉज लगते हैं। अभी इस सेशन में तो मेरे पास स्कोप नहीं है टू टॉक अबाउट दीज इन डिटेल, बट अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड आई विल लव टू कवर दिस इन डिटेल। एक यहाँ पे आपको होमवर्क दे रखा है ऑफ क्रिएटिंग अ डिजाइन मॉकअप फॉर अ लोकलाइज्ड ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। ट्राई करके देखिए, ठीक है। आफ्टर डेवलपिंग ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, इनका फीडबैक लेना फ्रॉम योर पियर्स, फ्रॉम योर सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज आप एक बार में परफेक्ट नहीं बनाओगे, आपको आइटरेशन करना ही पड़ेगा, और ये करना आपका ग्रोथ माइंडसेट दिखाता है। तो इसको प्राउडली दिखाओ कि भाई मैंने ये लॉन्च किया, लॉन्च करके मैंने फीडबैक लिया, फीडबैक लेकर मैंने इसको वापस अपडेट किया, एंड यू एक्सेप्ट दैट दिस इज हाउ इट इज। यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, दैट इज अ रेयरिटी। वो नहीं होता, दैट्स नॉट द नेचुरल थिंग फॉर पीपल टू डू। सो कलेक्टिंग फीडबैक, आइटरेटिव इंप्रूवमेंट्स, एंड बहुत ही लॉजिकल तरीके से आइटरेटिव इंप्रूवमेंट, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, सो ऑन, बहुत ही ध्यान से समझदारी से करना जरूरी है। अगेन मेरे इस स्कोप में तो नहीं है कि प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं उससे बात कैसे करें, लेकिन फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि आइटरेशन करना बहुत ही समझदारी, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, एंड इट इज वैल्यूड अ लॉट। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से करोगे ये चीज, पॉइंट नंबर 7, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने पर, क्योंकि अगर आपने तीन चार चीजें कर ली तो शॉर्टलिस्ट तो पक्का है। तो यहाँ पे जब यूजर्स विल, सॉरी द रिक्रूटर विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने आइटरेशन कैसे किया, आपका आइटरेशन प्लान का लॉजिक क्या था, व्हाट वी ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज एंड सो ऑन, ठीक है। Point number 8, explore all of these platforms. Depending on the kind of project that you have, you can publish it at any one of them. My recommendation is build a personal website, चाहे आप खुद के डोमेन पे करो या फिर नहीं करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन having a common place, a single place, जहाँ पे मीडियम का लिंक भी है, बिहेंस का लिंक भी है, गिटहब का लिंक भी है, आपके लिंक्डइन लिंक्डइन पे भी अगर आपने आर्टिकल पब्लिश किया तो उसका भी लिंक भी है, सब कुछ एक जगह पे है, ठीक है। दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू डू, एंड आई रेकमेंड दैट यू शुड डू इट, ओके। कंटिन्यूअसली लर्न करते रहो और पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहो। कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, कोई सर्टिफिकेशन करते हो, प्लीज उसको वो सेम जगह पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड फाइनली ये सब बना के छोड़ना नहीं है मेरे भाई। फीडबैक लिया, आइटरेशन लिया, वो ठीक है। फीडबैक आइटरेशन लेने के बाद जिनके जिनके साथ आपको काम करने का मन है, जिनके जिनकी कंपनी को जाने का मन है, उनके साथ शेयर करो, उनके प्रोडक्ट मैनेजर शायद शेयर करो, टू गेट फीडबैक ऑन योर पोर्टफोलियो। जॉब मत मांगो, सीधा ये करो। ये करने से क्या होगा, ये करने से अगर आपने अच्छा काम कर रखा है, आप नजर में आ जाओगे, एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू, वन, गिव यू फीडबैक, एंड टू, पॉसिबली गिव यू अ जॉब। इंटर्नशिप तो पक्की हो जाएगी अगर आपने इसमें से 50% भी काम कर लिया तो। सो दैट्स all about building portfolio for cracking product management job, especially when you are a beginner or you are not from a product background and आप transition करना चाहते हो। इन दोनों cases में building a portfolio helps a lot, okay? It helps you stand out from the entire crowd. um, Before I move forward, um, let me give you a quick idea of how you can structure the case study.
ये बात करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन, राइट? गिव मी अ सेकंड. I'm just sharing my screen. Give me a second. Yeah. So, for example, case study template. Okay. The first thing you can do is always start with a goal. Okay. What is the role of goal? Um, the goal is meant to give a, a concise idea of what you want to achieve or what will outcome look like. Okay. Then you can talk about गोल के बाद आता है ऑब्जेक्टिव. ठीक है. ये क्यों कर रहे हैं? गोल इज क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं. यहाँ पे व्हाई यू वांट टू अचीव द आउटकम, इसके बारे में बात कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स में. गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. देन आप बात कर सकते हो बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, जो आपको वर्ड यूज करना है यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप इन डिटेल explain the entire context of the case study. Why you picked, of the case study. So that anyone can understand your motivations and the reason we are doing this case study. For example, when we so in the case study you can pick up, for example, cred, right? अब इसका बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट क्रेड के केस में हो जाएगा. क्रेड is a fintech company based out of India, founded by Kunal Shah in 2018. It started by offering credit card. Sorry, what happened? Sorry, my laptop. Yeah, credit card payments via an app. Cred focused on the top 1% audience uh, of the country which holds a credit card. Hence, this audience was expected to be very refined and sophisticated when it comes to user experience expectations. कि कैसा कितना सुंदर दिखना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन क्रेड के यूजर्स की अलग मानी गई. एंड सो ऑन. यू कैन सी मैं कैसे बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ, राइट? अब चाहे कोई बंदा क्रेड को जानता है नहीं जानता, फर्क नहीं पड़ता है. नाउ दिस इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट क्रेड इज. यू आर ओनिंग इट, यू आर नॉट लेटिंग समबडी एल्स डिफाइन. एंड बिकॉज आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो फिर ये लॉजिकल बन जाता है कि अच्छा, गिवन दैट द यूजर एक्सपीरियंस वाज एक्सपेक्टेड टू बी दिस गुड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नाउ इट सीम्स लाइक उस रिफाइनमेंट के चक्कर में क्रेड एंडेड अप मेकिंग द यूजर एक्सपीरियंस वे टू कॉम्प्लिकेटेड और वेरी
way too confusing or not confusing depending on what your opinion is. Right? This is one example. I'll not complete this. I'll just continue. बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपने, गोल बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता दिया. अब बता सकते हो आप कि यूजर रिसर्च, जहां पे आप बात कर सकते हो यूजर पर्सोना की, आर्क टाइप के अगर आपको बताना है तो, यूजर स्टोरीज की. ठीक है, आपने यूजर रिसर्च के बारे में बात कर दी. एंड नाउ कम्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. तब प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट क्या है, जब तक आप यूजर ने, क्योंकि प्रॉब्लम जो है यूजर को होती है, जब तक आप यूजर रिसर्च नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कैसे बताओगे. सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यहाँ आपको क्लियरली बताना है फॉर दिस यूजर. यूजर पर्सोना अगर आपने किया है तो अपने पक्के से यूजर पर्सोना के केस में यहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा कि समथिंग लाइक राकेश इज अ banker who uses cred to automate credit card payments, etc. The यूजर पर्सोना बहुत ढंग से लिखा जाता है. ये यूजर पर्सोना नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन है. इसको प्रॉपर ढंग से लिखना पड़ेगा, बट यहाँ हमें लिख सकता हूँ राकेश finds the interface of cred fairly confusing, although he has figured out a way to pay wherever, figured out a way to pay as quickly as possible and get out of the app. He uses cred because of the ease of payment, although he would prefer if the interface is simplified. This is one example. तो एक यूजर पर्सोना के हिसाब से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि ये यूजर को ये प्रॉब्लम थी, ये यूजर को ये प्रॉब्लम थी, तो कलेक्टिवली इट सीम्स लाइक this is a common problem across a large audience, and so I would like to solve that problem. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो सॉल्यूशन इसमें आप लिख सकते हो सॉल्यूशन वन, जिसके आप लिखोगे प्रो, कॉन. ठीक है, देन यू कैन हैव सॉल्यूशन टू, अगेन प्रो, ठीक है, एंड सो ऑन. एंड देन the solution that you have finalized and reason to finalize. ठीक है, once this is done then you can do uh, design mocks uh, and measurement. So now you can talk about KPIs to measure and how will you measure. यानी कि what kind of analytics and what kind of tools would you use to measure whatever you have done. This is a great or rather simplistic way of creating a case study. You have covered everything and you are telling me very clearly that you think very objectively, very structured. Goal आपने सोचा, आपने ऑब्जेक्टिव सोचा, आपने बैकग्राउंड बताया, जिससे कि अगर मैं रिक्रूटर हूँ और बैकग्राउंड पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कैसे व्यू करते हो क्रेड को या किसी भी जिस भी आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो. देन आपने यूजर रिसर्च की बात की है, देन आपने प्रॉब्लम की बात की है, देन आपने सॉल्यूशन की बात की है, देन आपने डिजाइन भी बनाया, आपने मेजरमेंट बताया. तो दिस इज कलेक्टिवली वेरी गुड, कलेक्टिवली फुल. ये अगर मुझे किसी का दिख जाएगा मैं तो तुरंत उसको इंटरव्यू के लिए बुला दूंगा. सो आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट पोर्टफोलियो. ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो करने के लिए आपको बाकी नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, एनालिटिक्स कैसे करते हैं वगैरह आपको जानना जरूरी है.
सैलरी, सैलरी और मोर सैलरी, इसी बारे में पता नहीं कितने क्वेश्चन मुझसे हर दिन हर हफ्ते पूछे जाते हैं कि क्या मेरे को इतनी सैलरी मिल सकती है, मेरी सैलरी अभी ये है, अगर मैं ये करूंगा वो करूंगा एबीसी करूंगा तो क्या मुझे सैलरी मिल जाएगी। मतलब अगर मेरे को अगर इतना फ्यूचर का अंदाजा होता तो फिर तो मैं कहीं और ही होता ना। सो खैर, in today's presentation, in this class, I'm going to talk you through the idea of balancing salary, work life, and skill sets in product management. आपके पास कुछ भी कोई भी स्किल सेट नहीं है, आपको वर्क लाइफ एकदम सॉलिड चाहिए कि मेरे को 8 घंटे से 8 घंटे काम चाहिए, 7 घंटे 6 घंटे का काम चाहिए, बट सैलरी जो है 2 लाख रुपए चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम स्टेबल जॉब चाहिए और मुझे सैलरी 3 लाख चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको कहीं ना कुछ ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा। और आज की क्लास इसी बारे में है कि हाउ डू यू क्रिएट दिस ट्रेड ऑफ्स, हाउ डू यू फिगर आउट दिस ट्रेड ऑफ्स। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द करंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीन इन इंडिया। सी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया काफी टाइम से था, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही एडवांस कंपनी, बहुत ही एडवांस स्टार्टअप्स में था। कंपनी जो बहुत बड़ी हो चुकी है, जिनको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, उनमें था। लेकिन यंगर कंपनी में बिल्कुल नहीं था। ये सब बदलना शुरू हुआ अबाउट 2017-18 के आसपास, 16-17 के आसपास लगभग ये बदलना शुरू हुआ, जब स्मॉलर स्टार्टअप्स, रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी लाइक सीरीज बी सीरीज ए वाली कंपनीज भी विच आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स टू बिल्ड टेक्निकल प्रोडक्ट्स। एंड करते 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 कोविड हुआ। कोविड के बाद जब सब कुछ डिजिटल होना पड़ गया, सब कुछ डिजिटल होना पड़ गया, दैट इज व्हेन थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली। Every company of any kind and every kind wanted to build products and they started hiring product managers. So अभी कहानी ये है कि, और वो हाइप भी बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हाइप हो गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज ए रोल, अखबारों में आने लग गया, ये आ गया वो आ गया एक्सेट्रा। अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक सर्टेन पीक से थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा डिक्लाइन पे है इन टर्म्स ऑफ हाइप, विच इज गुड। वो करेक्शन हर जगह पे होता है, हर रोल में होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कितना हाइप था, वो फिर पीक पे जाके डिप हो गया कि बहुत सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाते हैं। डिजाइनर्स में भी हुआ, डिजाइनर्स की भी सेम कहानी, पीक पे गया और डिक्लाइन हो गया। टिपिकल साइकिल होता है, टिपिकल बेल कर्व होता है, और वो बेल कर्व से प्रोडक्ट मैनेजमेंट जा चुका है आगे, अब वो उसके आगे बढ़ चुका है, स्टेबलाइज हो रहा है इस स्टेज पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंटली कंपनीज हैव वेल अंडरस्टूड कि what to expect from a product manager, how to hire a good product manager, what to look for in a product manager, and so on. इसका मतलब ये that you need to be prepared little better. You need to know what you are bringing on the board, and now is the right time to actually study even more for product management. ठीक है? प्लस अनदर गुड न्यूज इज, पहले सिर्फ स्टार्टअप यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्योर स्टार्टअप्स, प्योर प्रोडक्ट कंपनीज कर रही थी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। लेकिन अभी चाहे वो टेक जायंट्स हो, चाहे वो लेगेसी कंपनीज हो, सब के सब प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग योर कंसल्टिंग कंपनी लाइक बीसीजी, मैकिंजी, इनमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स है। तो वो थोड़ा चीजें बदल गई हैं। नाउ इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ role that is required in pretty much any company which has anything to do with technology, which is pretty much all companies. फ्लिपकार्ट, बायजूस, ठीक है, आई अंडरस्टैंड बायजूस का भी सीन थोड़ा सा खराब है, बट दैट डजंट मीन कि हमेशा रहेगा। फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, पेटीएम, इन सब की जो जर्नी रही है, जो जिस स्पीड पे वो ग्रो किए हैं, वो सारी की सारी ग्रोथ जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही हुई है। प्रोडक्ट लेड ग्रोथ एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे इन लोगों ने सारी ग्रोथ की है। um, जो पीएम रोल्स हैं और उनका जो कॉम्पेंसेशन है, इसको मैं मोटा मोटी तीन इसमें डिवाइड करूंगा: एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड सीनियर लेवल। अगर आप वाई एक्सेस देखोगे, वाई एक्सेस पे कॉम्पेंसेशन लो एंड कॉम्पेंसेशन हाई, एंड एक्स एक्सेस पे एक्सपीरियंस जूनियर या सीनियर। तो अगर आप जूनियर हो और कॉम्पेंसेशन आपकी लगभग लो ही होगी, यानी आप एंट्री लेवल एसोसिएट पीएम्स में एंटर करोगे,
इन एन एंट्री लेवल स्टार्टअप, एग्जाम्पल कोई अर्ली स्टेज फिनटेक में आप एपीएम होंगे, ठीक है। यहीं पर लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा सीनियर है और आप मिड लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, उसके हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन में काफी फर्क आ सकता है। ओके, मिड लेवल पे हो तो आपकी कॉम्पेंसेशन रिलेटिवली लो रहेगी, रिलेटिवली लो कंपेयर टू, बट या मिड लेवल अगर प्रोडक्ट मैनेजर ओयो रूम्स में हो, आपकी सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ जॉब्स इन लेट्स से अदर फील्ड्स लाइक मार्केटिंग सेल्स वगैरह, उनके मुकाबले तो काफी एटलीस्ट 1.5 to 2x ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंपेरेटिवली फिर भी कम है। एंड सीनियर रोल अगर टेक जायंट डायरेक्टर एट एडोब इंडिया, वहां पे पेमेंट काफी अच्छी मिलती है, सैलरी काफी अच्छी मिलती है। बट यस, बीच में टाइम आया था जब शायद इतना गैप नहीं था, इतना बड़ा गैप नहीं था, अब लेकिन हो गया है। एंड देन कॉम्पेंसेशन कैन ऑल्सो बी हाई इफ यू हैव नीश रोल्स, लाइक एआई स्पेशलिस्ट हो आप किसी मिड साइज कंपनी में, या एआई स्पेशलिस्ट हो लेट्स से आप टीसीएस इन्फोसिस में, तो भी आपकी सैलरी अच्छी मिल सकती है। ठीक है। एसोसिएट पीएम लेवल पे आपके इनिशियल स्टेजेस पे होते हो, आपकी लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी जो कॉम्पेंसेशन रेंज होती है वो ऑफ कोर्स कंपनी साइज एंड लोकेशन पे डिपेंड करता है, ये हम लोग कवर करेंगे थोड़ी देर में। फॉर एग्जांपल एक एपीएम इन स्विगी एट बैंगलोर विल डेफिनेटली अर्न मोर देन इन सा स्टार्टअप इन चेन्नई। फॉर एग्जांपल जोहो में अगर आप काम कर रहे हो वर्सेस स्विगी में काम कर रहे हो, you'll end up making more money in Bangalore because cost of living in Bangalore is much higher, plus demand of PMs, etc. is much higher in Bangalore. मिड लेवल पे यू हैंडल स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, बेस सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है, रेवेन्यू शेयरिंग हो जाती है, फिर यूज ऑफ ऐसा कुछ मिल जाता है, राइट। जैसे पीएम एट ओयो रूम्स विल मैनेज अ पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई तो स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ ओयो संभालेगा, वर्सेस जो टाटा टीसीएस में पीएम होगा वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को संभाल रहा होगा। ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। एंड सीनियर लेवल पे स्ट्रेटेजिक रोल्स होते हैं, एंड यू हैंडल लार्जर टीम्स और प्रोडक्ट सेल्स। यहाँ पे हायर बेस सैलरी भी है, स्टॉक ऑप्शन भी मिलते हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीनियर पीएम अगर रिलायंस में जियो में हो तो आप एक पूरा स्वीट ऑफ डिजिटल सर्विसेज देख रहे होगे, वर्सेस अगर आप जोहो में डायरेक्टर हो तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को मैनेज कर रहे होगे। बाय द वे इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है इन अ प्रीवियस क्लास वेयर हैव डिस्क्राइब्ड डाउन टू एपीएम पीएम 7 लेवल की हायरार्की के बारे में पूरी बात की है पिछली क्लास में। तो प्लीज लुक एट द प्रीवियस वीडियोस एंड अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। यहाँ पे मैंने सिर्फ मोटा मोटी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बात की है। लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल एक्सपर्टीज। इसके बारे में काफी मुझसे पूछा जाता है कि कितनी टेक्नोलॉजी जानना जरूरी है। वेल, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की कंपनी में हो और किस तरह के रोल्स आप चाहते हो। सो अगेन, वाई एक्सिस देखिए, कॉम्पेंसेशन मॉडरेट टू हाई एंड टेक्निकल डेप्थ बेसिक टू एक्सपर्ट। बेसिक लेवल पे हाइब्रिड पीएम हो, आपको बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी आती है, बिजनेस ओरिएंटेड पीएम हो, बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी आती है, तो आपकी सैलरी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी यू आर इन, सैलरी ऊपर नीचे होगी। ठीक है। अम, यहीं पे आपकी सैलरी काफी हाई होगी अगर आप एकदम टेक में बहुत स्पेशलिस्ट हो और एआई प्रोडक्ट कर रहे हो इन्फोसिस में फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल है, तो यस सैलरी काफी अच्छी होगी। वर्सेस अगर टेक ओरिएंटेड पीएम, यानी कि आपको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, बातें कर सकते हो, टेक्नोलॉजी समझ में आती है, देन आपकी सैलरी रिलेटिवली मॉडरेट होगी। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट टेक स्टैक में, यू कैन अंडरस्टैंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इंटीग्रेशंस वगैरह, ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है। ठीक, अब इसमें कितने डेप्थ में पता है, दैट डिफरेंशिएट्स यू वर्सेस अ टेक गुरु। एंड क्या इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आपका है, काफी अच्छे टेक्नोलॉजी समझ में आती है आपको, क्लाउड फॉर्मेशन समझ में आता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझ में आते हैं, देन यस यू विल गेट पेड वेरी वेल, राइट। तो फ्रेश वर्क्स में अगर आप डीप टेक बैकग्राउंड के साथ पीएम हो, यू विल डेफिनेटली गेट पेड मोर देन बिजनेस ओरिएंटेड पीएम एट एचडीएफसी डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्जांपल। देन आता है सॉफ्ट स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशंस, राइट। यूजुअली सब लोग टेक्नोलॉजी 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 के बारे में पूछते रहते हैं मुझसे, लेकिन इन रियलिटी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी सॉफ्ट स्किल्स समटाइम्स कैन लीड टू बेटर salaries and better product careers than pure technology understanding. Okay? क्योंकि एज ए पीएम आपका एक मेजर कंपोनेंट है कम्युनिकेट करना एंड सबसे साथ नेगोशिएट करना, सबको एक पेज पे लेकर आना, और इसके लिए
सॉफ्ट स्किल्स का की एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है. यू हैव टू इंटरेक्ट विद डाइवर्स टीम्स एंड स्टेक होल्डर्स. स्पेशलाइज स्किल्स की अगर बात करें तो यूएक्स यूआई डिजाइन, मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपको जानना जरूरी है टू बी एबल टू कम्युनिकेट वेल. तो अगर आपका डेटा एनालिटिक्स में अच्छा बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल एट एट उड़ान फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग पेड डिसेंटली वेल, बिकॉज ये बहुत ही नीश रोल हो जाता है, बिकॉज आपके पास डेटा एनालिटिक्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है. राइट. सो सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. अपने आइडियाज को वोकलाइज करना इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. राइट. देन आता है कंपनी की डायनेमिक्स क्या है. क्या वो स्टार्टअप है, क्या वो एमएनसी है, या फिर वो कुछ और है. सो वर्क इंटेंसिटी अगर देखा जाए, जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम लोग बात करते हैं, तो रिलैक्स वर्सेस इंटेंस एंड वर्क एनवायरनमेंट डायनेमिक या स्ट्रक्चर्ड. तो आप सोच सकते हो, वर्क इंटेंसिटी अगर इंटेंस है और डायनेमिक है, मतलब स्केलिंग स्टार्टअप है, स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है. इन दिस केस लाइक यूनिकॉर्न स्टार्टअप लाइक स्विगी के केस में वर्क इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, वर्क एनवायरनमेंट भी डायनेमिक होगा. अब आप बोलोगे यार ऐसे कंपनी में जाने का क्या पॉइंट है. सिंपली पैसे अच्छे मिलेंगे आपको ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड पे लर्निंग बहुत फास्ट होगी. कहीं पे और आपको 2 साल 3 साल लग जाएंगे, यहाँ 1 साल में जो सीख जाओगे. सो अब लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि आपको विल यू बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी, दैट काइंड ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट और नॉट. कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग 2 महीने 3 महीने फना हो जाते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा हमसे. ऑन द अदर हैंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो है, ये एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे. अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो है ये यहाँ पे नहीं होगा. दिस शुड हैव बीन दिस शुड हैव बीन हियर समवेयर. थोड़ा इधर कहीं पे होता तो सही रहता, क्योंकि ये उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है यहाँ पे भी काम. ठीक है, यहाँ पे उतना काम स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है. इनफैक्ट ये थोड़ा स्विच हो गया, मुझे लगता है मेरे से गलती हो गई है. कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में ये लेफ्ट में होता और दिस शुड हैव बीन ऑन द राइट साइड. ये यहाँ पे थोड़ा सा स्विच हो गया, प्लीज एडजस्ट. सो यूनिकॉर्न स्टार्टअप में डायनेमिक होता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर आ चुका होता है, बिकॉज इतनी टीम होती है, सब कुछ होता है. लेकिन एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जो है अर्ली स्टेज, वहां पे वर्क इंटेंस तो होगा प्लस डायनेमिक भी होगा, यानी कि अब कुछ अता पता नहीं क्या चल रहा है ना. थिंग्स आर लिटिल वैसा. वर्क इंटेंसिटी ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल एमएनसीज में रिलैक्स्ड रहेगा, एजाइल एमएनसीज में भी रिलैक्स्ड रहेगा. लेकिन जो वर्क एनवायरनमेंट है थोड़ा सा डायनेमिक रहता है इन द लेगेसी एमएनसी, इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ अलग अलग चीजें करने को, ये पूरा ही फ्लिप हो गया है. आई एम सॉरी फॉर दिस. ये ये यहाँ पे जाना था और ये यहाँ पे जाना था. ठीक है, क्योंकि मॉडर्न एमएनसी में वर्क डायनेमिक होगा, आईबीएम में स्ट्रक्चर्ड रहेगा. तो ये एजाइल एमएनसी भी इधर आएगा, ट्रेडिशनल एमएनसी भी इधर आएगा. ये थोड़ा सा फ्लिप हो गया है, ये पूरी चीज ना फ्लिप हो गई है. सॉरी फॉर दैट. राइट. सो डायनेमिक एजाइल पोटेंशियल फॉर हायर रिवॉर्ड इक्विटी ऑप्शंस, ये सब स्टार्टअप्स में होता है. राइट. तो डायनेमिक भी होगा, एजाइल भी होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा. काफी हैंड्स ऑन रोल है, लॉन्गर आवर्स होंगे, काफी ओनरशिप रहेगी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिनारियो होता है. जैसे खाता बुक के जैसे किसी स्टार्टअप आप ज्वाइन कर दो, ऐसा ही होगा. और पार्ट 2 एमएनसी में होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ड्रिवन ग्लोबल इम्पैक्ट. राइट. चाहे गूगल में काम करो, चाहे आईबीएम में काम करो, मोर प्रेडिक्टेबल वर्क आवर्स होंगे, लार्जर टीम होंगे, लेकिन सैलरी कंपेरेटिवली कम रहेगी. राइट. राइट. तो डिफाइंड यहाँ पे प्रोसेसेस होंगे, ग्लोबल आउटरीच होगा वर्सेस एजाइल एनवायरनमेंट होगा स्टार्टअप में, और उतना डिफाइंड प्रोसेस भी नहीं होगा. क्या? ये फर्क है. देन कम्स कौन से सिटी में आपको रहना है. कुछ लोगों को अपनी सिटी छोड़ के नहीं जाना है, कुछ लोगों को अपने सिटी में रहना है, पुणे में रहना है, रायपुर में ही रहना है, जयपुर में ही रहना है. लेकिन सैलरी उनको बॉम्बे या बैंगलोर वाली चाहिए, वो भी नहीं होता है. सो अगर एक्स एक्स एक्सिस देखो सिटी टाइप इमर्जिंग हब वर्सेस मेट्रो सिटी, एंड वाई एक्सिस देखो कॉम्पेंसेशन मॉडरेट टू हाई.
सो मेट्रो टेक हब्स जैसे कि बैंगलोर, इसमें कॉम्पेंसेशन हाई होगी। एंड सिटी टाइप जो है वो थोड़ी इमर्ज कर रही है, इट इज नॉट देयर येट। बैंगलोर के ट्रैफिक कंडीशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सबको पता है, राइट। टेक हब तो बन चुका है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं हुआ। वर्सेस प्रॉपर मेट्रो लाइक दिल्ली बॉम्बे, यहाँ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, राइट, और मेट्रो सिटी है। तो इसी कारण यहाँ पे सैलरीज भी बहुत हाई होंगी, खर्चा भी उतना ही हाई होगा, तो पैसे कुछ खास बचेंगे ही आपके पास, है ना। देन आपके पास इमर्जिंग हब में टियर 3 सिटीज हैं जैसे कि रायपुर, एंड देन यू हैव काइंड ऑफ मेट्रो सिटी, काइंड ऑफ इमर्ज सिटी, टियर 2 सिटी, जहाँ पे कॉम्पेंसेशन अगेन मॉडरेट होगी, बट बेटर देन रायपुर होगी, है ना। तो ये सारी कहानी है। ओके। इसका मतलब ये है कि कितनी सैलरी आपको चाहिए, कितनी सैलरी आप मांग रहे हो, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में हो, राइट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस फैक्टर्स दैट वी स्पोक अबाउट, राइट। सो बैंगलोर, मुंबई, ये जो सिटीज हैं यहाँ पे हायर सैलरी होगी, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। जो इमर्जिंग हब्स हैं पुणे, हैदराबाद, यहाँ कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलेंगी। टेक्सिन ग्रो हो रहा है लेकिन इट इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट मेट्रो सिटीज हैव, राइट। तो जैसे फिनटेक स्टार्टअप में आप बॉम्बे में काम करो ज्यादा सैलरी मिलेगी, कोची में करो कम सैलरी मिलेगी। तो अभी अगर आप कोची में बैठे हो और आप चाहते हो कि बॉम्बे वाली सैलरी मिले, तो यार नहीं हो पाएगा ना, या फिर आपको बहुत हायर पोजीशन पे जाना पड़ेगा इन कोची इटसेल्फ, राइट। देन कम्स नेगोशिएटिंग द राइट पैकेज, रिसर्च एंड टूल्स, लाइक अब कैसे करो, लाइक गिवन दैट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी, अलग अलग सिटीज की कहानी, वर्क लाइफ बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम, ये सब कुछ बता दिया आपको मैंने, राइट। नाउ हाउ डू यू नेगोशिएट द राइट पैकेज, रिसर्च एंड टूल्स। सबसे पहले तो आता है कि नोइंग योर वर्थ। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। हाउ डू यू नो दैट व्हाट्स योर वर्थ। ग्लास डोर, पे स्केल, ये सब कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इनकी जो डेटा है ये इंडिया में बहुत ज्यादा एक्यूरेट है नहीं। तो ये हिट एंड मिस है, ये कभी काम करते कभी काम नहीं करते। um, द वे टू डू दिस, द वे टू फाइंड योर सैलरीज, एक अभी से ग्रेप वाइन करके कोई प्रोडक्ट है, वो भी मार्केट कर रहा है कि आपको सैलरी डिटेल्स मिल जाएंगी। वन ऑफ द बेटर वेज टू डू दिस इज रीच आउट टू द एग्जिस्टिंग करंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन लिंक्डइन और समथिंग सिमिलर। वहां जाइए, वहां पे जाकर सीधा पूछने, मतलब यही सर आपकी सैलरी क्या है, मत पूछो, बट रादर उनसे इंगेज करो, पता करो कि कंपनी कैसी है, कॉम्पेंसेशन कैसे मिलते हैं, किस रेंज में मिलते हैं। डोंट आस्क हिम फॉर द सैलरी दैट ही गेट्स, ऑफ कोर्स नॉट, बट आस्क हिम द रेंज। एंड अगर आप दो तीन लोगों से इस तरह से बात करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि किसी एचआर से बात करो। एचआर से बात करने से भी पता चल जाएगा कि व्हाट आर द टिपिकल सैलरीज दैट दैट एग्जिस्ट। अगर आप अपने कलीग से बात करोगे, जैसे गुड चांस कलीग के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलेगा कि आप यकीन कर लोगे, विच इज ऑल्सो नॉट ओके एट ऑल, है ना। सो यू हैव टू बैलेंस, राइट, you have to balance this information of how do you identify uh, your worth, both in terms of what you're bringing to the table, आपके पास ऐसा क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो कि किसी और के पास नहीं है, एंड अगर वैसा है देन यू कैन आस्क फॉर बेटर सैलरीज। मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, ज्योग्राफी बता दिया, स्किल सेट बता दिया, टेक्नोलॉजी बता दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे फैक्टर्स देखो। मे बी क्रिएट अ शीट, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, अब इस सब फैक्टर के हिसाब से मेरे को कितनी मिलनी चाहिए सैलरी। ओके। ऑफ कोर्स ऑल्सो द सेम टाइम आई विल सजेस्ट, डू नॉट ओवर ऑप्टिमाइज कि मुझे कितना मिलना चाहिए। इसका कोई एंड नहीं है। मैंने देखा है लोग 5,000 10,000 रुपए के लिए इतना ऑप्टिमाइज, इतनी बातें करते हैं कि वो एचआर बोलेगा कि सर रहने दीजिए, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, बिकॉज इट जस्ट प्रेजेंट्स अ वेरी ऑकवर्ड वियर्ड कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूसली कि नहीं, पाँच, अब मुझे 50,000 बढ़ा दो। 50,000 साल का बढ़ाना है मतलब 5,000 महीने का। Of course, it's a decent amount. I'm not saying it's a small amount, but you have to look at the overall picture, not just the salary. ठीक है, सैलरी बढ़ाने के अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो बताऊंगा मैं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ हायर लेवल पिक्चर दैट डोंट ओवर ऑप्टिमाइज योर सैलरी, रादर लुक एट
Are you getting into the right company? Are you getting into the right space? Are you getting the right team? Are you going to do your best work here? And so on and so forth. वो थोड़ा critical है, वो थोड़ा ज़्यादा critical than optimizing your salary. So knowing your worth is important, but don't try to over optimize. क्या क्या कंपोनेंट्स आप देख सकते हो? रिलोकेशन कॉस्ट देख सकते हो, पर्क्स देख सकते हो, बोनसेस देख सकते हो, इक्विटी देख सकते हो, पे सैलरी तो है ही, right? And if you do this well, you will end up getting something that you're satisfied with. There's no end to satisfaction. You of course want to get paid fair, fair and square, but do understand that आप अपना लेवल, अपने लेवल का सेटिस्फैक्शन सोचो कि मेरे को अगर इतना अमाउंट मिल रहा है तो मैं काम करने, रोज सवेरे उठ के ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाऊँ, है ना? इसको नेगोशिएट कैसे करते हैं? टू नेगोशिएट द राइट पैकेजेस। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ग्लास डोर पे तो ये सैलरी मिलती है, मेरे को मैच करा के दो। यू कांट से दैट टू द एचआर। यू कैन ऑफ कोर्स नेवर, यू शुड नेवर गिव द सैलरी का नंबर बाय योरसेल्फ, यू शुड नेवर डू दैट। Giving the previous salary is controversial. Some companies will never ask you, and some companies will always ask you. इन जनरल ये प्रैक्टिस आ चुकी है ऑफ नॉट रिवीलिंग योर पास सैलरी, कि आप अपने हिसाब से बता दीजिए आपको क्या बेस्ट लगता है। बट इंडिया में वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा भी एक्सेप्टेड नहीं है। सो आपको पिछली सैलरी बतानी पड़ेगी। बट सो आप क्या बोल सकते हो? सर आई यूज टू गेट 20 lakhs, 24 lakhs annually, but I believe the quality of work and the commitment that I bring to the table, I believe that wasn't at par with the market salary that I should have received. So I'm expecting a market competitive salary, although I will leave that fair judgment to you. Now, when you say something like this, you are letting the person know that you are aware of that, you are self-aware that the salaries that you have been getting is not at par with what typically people at your level get. Uh, so you're aware of that, but you are also smart enough not to deal that number, and company has to come up with the right number that will work for you. अगर आपने खुद का नंबर बता दिया तो आप बेंचमार्किंग हो जाती है, विच यूजुअली विल प्ले अगेंस्ट यू। सो डोंट डू दैट। जो मैंने आपको सेंटेंस बताया रट लो और वो बोल दो। दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग दोस सिनेरियोस। एंड कुछ भी हो जाए, वो बोले अरे बता दो ना, बता दो ना, दोस्त बनने की कोशिश कर, कुछ भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बताना है। ओके, यही बोला सर, मार्केट कॉम्पिटिटिव चाहिए, समथिंग दैट विल मेक मी, समथिंग दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर मी टू कीप माय मोटिवेशन हाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। वो गाना है ना, मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस वही है। ज्यादा मत मांगो, लेकिन इनफ मांगो। ठीक है। अम, इसके बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। लेट मी जस्ट कवर द प्रेजेंटेशन देन वी विल कम बैक। राइट। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ग्रोथ चाहिए या फिर इमीडिएट पैसा चाहिए। ठीक है। सो जैसे अभी ड्रीम 11 में अगर आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन कर जाते तो मॉडरेट कॉम्पनसेशन में ज्यादा पैसे दे नहीं पाते वो, बिकॉज उतना अफोर्ड नहीं कर पाते आपको। लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई था, और जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई तब आपको कुछ भी पैसे दे सकते थे वो। तो आपको वो सोचना है आपको कि आपको ग्रोथ चाहिए या फिर इमीडिएट पैसा चाहिए। ये थोड़ा सोचना जरूरी है। स्टार्टअप जिनका रैपिड ग्रोथ प्रोजेक्टरीज होती हैं, वो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, और वो बहुत मुश्किल है गैस करना कि किसकी रैपिडली ग्रोथ होगी किसकी नहीं होगी, वो मुश्किल है सोचना। वहां पे अगर आप एंटर कर जाओ, राइट टाइम पे एंटर कर जाओ, तो फिर you will never have to worry about salaries or anything, because you'll get paid really well, plus ESOP etc will be more than worth, है ना? नाउ रोल डायनेमिक जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पास अपस्किलिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के अंदर में आप शायद एक लेवल ऊपर चले जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर, आप एपीएम घुसे हो, आप पीएम बन जाओगे, एसपीएम बन जाओगे, बिकॉज आपने वो इतना फास्ट काम हो रहा है कि आप लेवल अप कर सकते हो फटाफट। राइट। तो ये आपको सोचना जरूरी है कि आपको इमीडिएट कॉम्पेंसेशन इतना जरूरी है क्या, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द एज ऑल्सो ये मैटर करता है। एक सर्टेन एज पे इमीडिएट कॉम्पेंसेशन बहुत मैटर करती है, कहीं कहीं पे मैटर नहीं करती है। ठीक है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज वर्क लाइफ बैलेंस, द
इल्यूसिव वर्क लाइफ बैलेंस। कैसे पता करें कि भाई मैं राइट इक्विलिब्रियम पे कैसे लेकर आऊँ, कैसे एक अच्छा बैलेंस फाइंड करूँ, है ना? तो कंपनी का कल्चर इवेल्युएट करो, उनके रूल्स पॉलिसीज पता करो कि रिमोट वर्क है कि नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, ओवर टाइम के नॉर्म्स है कि नहीं है। देन अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज पता करो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, सभी करंट सिचुएशन है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, रिसेंटली बिकम फादर और मदर, पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है आपकी, या फिर कोई जनरली टेंशन लेना नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में, क्या है आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज, एंड यूज ऑल ऑफ दीज टू डिटरमाइन कि आपको वर्क यानी कंपनी कल्चर एंड लाइफ यानी पर्सनल प्रायोरिटीज, इनके बीच में बैलेंस कैसे पता करना है, राइट? विप्रो में काम करोगे, आपको अलग तरह की ग्रोथ, अलग तरह का कॉम्पेंसेशन, अलग तरह की लाइफ बनेगी, वर्सेस अगर आप इन मूवी वगैरह में काम करोगे, आपको बहुत ही अलग तरह का डायनेमिक बनेगा। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस आपको खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा कि मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है। आप क्यों बोल रहे हो कि मुझे रिलेटिवली कम काम है, क्यों बोल रहे हो, या रिलेटिवली मुझे अभी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं जाना है, क्यों पूछ रहे हो? इज इट फॉर योर पर्सनल मेंटल हेल्थ वेलबींग? सी आइडली हर कोई चाहेगा कि मुझे जंगल जाने दो, पहाड़ों में जाने दो, बीच में जाने दो, और रिमोटली काम करा दो और इनफ पैसा दे दो कि मंथ ही चलता रहे। अगर ये ऑलमोस्ट हर किसी की आइडियल लाइफ है, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं बिकॉज उनकी पर्सनल सिचुएशन ऐसी है उनके, कि वो ये सब चीजें कर सकते हैं, इस तरह का रिस्क एपेटाइट भी है कि वो ये सब चीजें कर सकते हैं। कुछ लोग की एंग्जाइटी इतनी ज्यादा होती है कि when you're working remotely, there's a good chance you'll be working as a freelancer most of the time. और फ्रीलांस में इस महीने प्रोजेक्ट है, अगले महीने प्रोजेक्ट नहीं है, तो कुछ लोग की एंग्जाइटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हैंडल ही नहीं कर सकते हैं इस तरीके की लाइफस्टाइल, है ना? सो आपको ये जानना जरूरी है अपने बारे में कि जो आप ये यूटोपियन आइडियाज आपने सोचे हैं, हाउ क्लोज आर दे टू योर पर्सनैलिटी। ठीक है, वो तो आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आई लाइक दोस्तों में बैठ के बोल रहे हैं यार छोड़ दूंगा, मैं चले जाऊंगा, यहाँ कर लूंगा, वो कर लूंगा, बस जोड़ रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, जाता कोई भी नहीं है। सब बैठे रहते हैं, सैलरी लेते रहते हैं, तो वो एक एडिक्शन है ना, हर महीने के एंड पे पैसा हिट हो रहा है बैंक में, बहुत अच्छा लगता है। अम, तो जानो अपने बारे में थोड़ा सा, पता करो अपने बारे में कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स, आपकी क्या डिमांड्स हैं, एंड सिमिलरली कंपनी के बारे में पता करो। ठीक है, जब कंपनी के बारे में पता कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू कैन डू ऑनलाइन रिसर्च एंड ऑल, बट डू नॉट ट्रस्ट दैट ऑल टुगेदर। अगेन, ट्राई टू टॉक टू द करंट एम्प्लॉयज एंड उनसे जानने की कोशिश करो, एक से नहीं, तीन चार लोगों से बात करो, उनसे पता करो, एचआर से पूछो, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। Do not try to interrogate the HR. Do not try to interrogate anybody, but try to present a very authentic, honest curiosity that I am seriously considering your company and I really want to understand कि आपका company का culture कैसा है. I am very adaptable. I am very flexible. I am more than happy to work with, you know, work above and beyond the expectations, and I take full ownership. But I still want to just get a sense of how does the company operate. ये नहीं साउंड करना चाहिए कि आप बहुत ही नखरे वाले हो। आपको आपको मतलब कल्चर में या कंपनी में बैठाने में बड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यू हैव अ लॉट ऑफ दिस, लॉट ऑफ दैट। वैसा है तो प्रॉब्लम होगी, और यू डू नॉट वांट टू क्रिएट दैट इंप्रेशन ऑफ योर्स। यू वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट आई एम अ गुड एम्प्लॉय एंड आई एम कमिटेड टू माई वर्क, बट एट द सेम टाइम आई डू वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज अ कंपनी वर्क, है ना? With all of this, you have to craft your unique path. आपका यूनिक पाथ आप ही बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको फैक्टर्स बता सकता हूँ, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। वो यूटोपियन आइडियलिस्टिक लाइफ जो आप सोच रहे हो वो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। आपका रिस्क एपेटाइट वही होना चाहिए, आपका आपने सेविंग कर रखी होनी चाहिए, आप रिमोट जॉब खोज सकते हो राइट टाइम पे, आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी, यू डू नॉट हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो जाके आप अपना पाथ, एक यूनिक पाथ, या वो आइडियलिस्टिक पाथ जो आप सोच रहे हो वो पहुंचा सकते हो। ठीक है, आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत आता है ना, अरे मैं सब छोड़ जाऊंगा, ये गाँव, ये
शहर सब छोड़ छाड़ के मैं तो जंगल में चले जाऊंगा, मैं पहाड़ों में चले जाऊंगा। सब बातें बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है बिकॉज इट रेजोनेट्स विद सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच सेज आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस। आई थिंक स्पेशली आफ्टर कोविड ये कहानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहाँ पे everybody started appreciating the small things of life, fact that you have a life, है ना? But having said that, you need to find a balance। आपको practically आपके पास क्या constraints हैं, family constraints क्या है, पैसे के constraints क्या है, आपके खुद के aspirations क्या है, ambitions क्या है। Do you feel jealous to see somebody else succeeding a lot and you not, और you're very comfortable, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। वो आपको जानना जरूरी है। So let's balance the priorities and see this chart. So compensation moderate versus high and work life में balance में intense versus relaxed. तो emerging opportunities में, right, niche roles में fintech specialist बन गया बैंगलोर में फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टिपिकली compensation थोड़ी सी कम रहेगी, मॉडरेट रहेगी, बहुत हाई नहीं रहेगी। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा नहीं होगा, इंटेंस होगा, यानी काम ज्यादा, लाइफ का वैसा होगा। एमएनसी स्टेबिलिटी वाले में, आई एम सो सॉरी, ये पूरा फ्लिप हो चुका है। एमएनसी जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जैसी कंपनीज हैं, वहां पे कॉम्पेंसेशन हाई रहेगा, एमएनसी की स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है। और स्टार्टअप हसल जहाँ पे होता है, स्टार्टअप लाइक अर्ली स्टेज, जीरो था जो पहले था अब तो नहीं है, मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, सॉरी, ये पूरा कोड में थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है। सो मतलब ये भी पैशन प्रोजेक्ट्स वगैरह ये भी ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और नीश रोल्स लाइक ये सब जो है इधर शिफ्ट होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। तो एमएनसी जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है, वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इंटेंस रहेगा वर्सेस, सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। फॉरगेट अबाउट दीज कैटेगरीज, ये जो नाम मैंने डाले हैं, ये एग्जांपल्स डाले हैं, ये एग्जांपल्स में गड़बड़ हो गए, मैं इनको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। रादर सिंपली थिंक अबाउट कि आपको कॉम्पेंसेशन एक्सेस देखनी है वर्सेस वर्क लाइफ बैलेंस देखना है। अब इनके बीच में स्टार्टअप हसल जहाँ पे है, वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत इंटेंस मिलेगा, यानी आपको काम काफी ज्यादा करना पड़ेगा, और कॉम्पेंसेशन भी ठीक ठाक अच्छी खासी मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर गेटिंग इनटू। ठीक है। वर्सेस कॉम्पेंसेशन मॉडरेट मिलेगी इन टीयर 2 सिटीज, और पैशन प्रोजेक्ट्स में, यानी कि बहुत ही खुद के प्रोजेक्ट्स हैं वगैरह, वहां पे इंटेंसिटी काफी हाई रहेगी, वर्सेस टीयर 2 सिटीज में रिलैक्स्ड जनरली इन्वायरमेंट रहेगा। या सो आपको सोचना है कि बिटवीन दीज डिफरेंट कैटेगरीज वेयर डू यू फॉल। आपको क्या चीज, आपको कोई भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो असेस करो अपना इंडिविजुअल गोल, रिस्क एपेटाइट क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ये पता करो। अपने इंडिविजुअल गोल, यानी कि कितनी सैलरी चाहिए, मुझे अपनी हॉबीज भी परस्यू करनी है। जैसे कुछ लोग अपनी हॉबीज परस्यू करने के चक्कर में, जैसे किसी को फिल्म राइटर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो क्या करते हैं, वो टीचिंग करने लग जाते हैं, किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं, टीचिंग करने लग जाते हैं, एंड टीचिंग के साथ साथ अपना राइटिंग वगैरह परस्यू करते हैं। राइट। अब वो उनका इंडिविजुअल गोल है, वो अचीव करते हैं। रिस्क एपेटाइट क्या है आपकी, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं म्यूजिक बनाऊंगा, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। एंड आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कि मैं लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा, यू टू स्टे अपडेटेड विद द न्यूज, विद द पीपल। ट्विटर फॉलो करो, सॉरी x.com फॉलो करो, एक्स फॉलो करो, लिंक्डइन लोगों फॉलो करो, स्टे इन द टच विथ व्हाट इज हैपनिंग। रेडिट पे सही ग्रुप्स में जाओ, अपस्किलिंग करो, नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग के ऊपर मैंने एक काफी डिटेल में थोड़ी पहले भी पिछली क्लास में बात की है, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू दिस। ये जमाना जा चुका है, जब एक बार पढ़ाई कर ली अगले 20 साल करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। right? जैसे HCL जैसी कंपनी से ग्रो में जाने वाला मैं लोगों को जानता हूँ, सिमिलरली इंफोसिस जैसी कंपनी से
प्रॉपर स्टार्टअप जाने का रीजन मैं जानता हूँ, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं जो कि उन्होंने जिन्होंने इस तरह के स्विचेस किए हैं। और उनका परस्यूट ये था कि जब उन लोग ने इन्फोसिस या HCL या TCS ज्वाइन कर ली थी, तब उनको आइडिया नहीं था कि दुनिया में और कुछ भी होता है। उनको लगा कि यही कंपनीज मैटर करती हैं और कुछ मैटर नहीं करता। इन कंपनी से चले गए तो बस लाइफ सेट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। वाइल इन रियलिटी ऐसा था नहीं, बट उनको बहुत बाद में समझ में आया। तो दे wanted टू देन लर्न एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज उनको लगने लगा कि यार 5 साल 6 साल में जितना मैंने सीखा है वो तो आसपास के लोगों को ऐसे ही पता है, जो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस से ग्रो में बैठे हैं उनको उतना ही पता है जितना मेरे को पता है 5 6 साल 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद। एंड दैट इज वेयर दे स्टार्टेड फ्लिपिंग कि नहीं, मुझे तो अभी फटाफट ग्रो करना है, जो टाइम मेरा छूट गया था वहां पे, जो टाइम मेरा वेस्ट हो चुका है, मैं उसको यहाँ पे कॉम्पेंसेट करना चाहता हूँ, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उनको रिस्क एपेटाइट था, उनको इंटेंस वर्क इन्वायरमेंट के बारे में पता था, थैंकफुली उनकी फैमिली सपोर्टिव थी। फैमिली की सिचुएशन वैसी थी कि जब इस टाइप की चीज़ों को वो संभाल सकते थे। तो दे एंडेड अप स्विचिंग। सैलरी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, जगह चेंज करनी पड़ गई, बट अल्टीमेटली इट ऑल वर्कड आउट फॉर देम। ठीक है। सो अपने बारे में जानना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट आस्किंग मी और एनीबडी एल्स कि मेरे को कितनी सैलरी मिल जाएगी। सैलरी तो कुछ भी मिल सकती है। आपको डिटरमाइन करना है कि आपके गोल्स क्या है, फिर रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, एंड ये आपके एस्पिरेशंस के साथ कैसे बैलेंस आउट करता है। तो पर्सनल प्रायोरिटीज हो गई, कंपनी कल्चर हो गया। ठीक है। लेट मी go back to the top and just quickly help you revise and summarize. So balancing salary with work life and skill set in product management or in the fact of generally in your career is something that you will do multiple times. There are certain practices that I'll suggest has stood the test of time. One is sticking longer in a company, staying for 1 year, 2 year. 1 year is just too less. Staying for 2 years, 3 years is a good amount. It shows very well in the resume as well. ठीक है। आपको जानना जरूरी है कि आपके करंट इकोसिस्टम, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, बट करंट इकोसिस्टम में इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरह की हायरिंग हो रही है, किस तरह की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, किस तरह के सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, किस तरह की सैलरीज मिल रही हैं, स्किल सेट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। ये जानने के लिए आप या तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, उससे पता चल जाएगा, या फिर कुछ जो न्यूज़पेपर आता है मिंट वगैरह, वो पढ़िए, उससे समझ में आएगा। या फिर ऑनलाइन कुछ लोग हैं जो कि इस टाइप की न्यूज़ देर शेयर करते रहते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, उससे पता करिए। वन ऑफ दिस कुछ भी। फ्रॉम हियर यू नीड टू फिगर आउट कि आप एंट्री लेवल पे जाने वाले हो, मिड लेवल पे जाने वाले हो, या सीनियर लेवल पे जाने वाले हो। हर जगह पे जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन, जो आपसे एक्सपेक्टेशन, वो अलग अलग है। कहीं पे एसोसिएट PM इनिशियल स्टेज, लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप डिपेंडिंग ऑन कंपनी का साइज एंड लोकेशन आपकी सैलरी कॉम्पनसेशन बदलेगा। ठीक है। तो बैंगलोर में लोअर लेवल पे यू माइट एंड अप मेकिंग मोर देन लेट्स से कोची और चेन्नई में PM लेवल की सैलरी से भी शायद आपका एसोसिएट PM की सैलरी थोड़ी बड़ी हो सकती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ठीक है। मिड लेवल पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन आ जाएगी, बेस सैलरी, बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, एक्चुअली ये रेवेन्यू शेयरिंग होगी। रेवेन्यू शेयरिंग होती है या फिर ईसॉप मिलता है। ठीक है, मैं इसको काट ही देता हूँ, ईसॉप हो देता हूँ। ठीक है। जैसे अगर आप ओयो रूम्स में हो, PM हो, तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट संभाल रहे होगे, या तो एक पर्टिकुलर ऐप संभाल रहे होगे, कंज्यूमर ऐप संभाल रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई वर्टिकल संभाल रहे हो कि वर्क स्पेसेस, या फिर कोई और चीज को आप संभाल रहे हो। मिड लेवल पे ये होता है, एंड सीनियर लेवल पे आप स्ट्रेटेजी संभालते हो, यू हैंडल लार्ज टीम्स, या पूरे का पूरा प्रोडक्ट स्वीट संभालते हो, जैसे कि डायरेक्टेड जो हो पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट लाइन संभाल रहा होगा। हायर बेस मिलेगा, स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाओ तो। ठीक है। तो पहला डायनेमिक तो ये हो गया ऑफ कॉम्पेंसेशन वर्सेस एक्सपीरियंस, ये तो ऑब्वियस चीज है, राइट। सेकेंड है टेक्निकल एक्सपर्टीज। टेक्निकल एक्सपर्टीज में हम लोग बात की, अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी ज्यादा है, आपके सैलरी ज्यादा मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, फंडामेंटली। ठीक है।
राइट, हमने डेप्थ इन टेक के बारे में बात की, किस लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट टेक स्टैक की, डेवलपमेंट प्रोसेसेस की, इंटीग्रेशन की, क्लाउड फॉर्मेशन, एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, काइंड ऑफ कंपनी यू आर गेटिंग इनटू, you might end up getting amazing salaries. For example, I personally know people, मेरे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कि actually technical, they didn't come from technical degree, but they taught themselves good amount of technology. Doesn't mean they became coders, but they just understood technology decently well. And because of that, they were able to crack very good technical roles in relatively young startups. And that itself fetched them, even with this 1 or 2 years of experience, they fetched a salary of 27 lakhs, 27, 25 lakhs. 2 साल का एक्सपीरियंस, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसके बाद भी तो वो प्योर एआई कंपनी में गया है। दिस इज लाइक 2020 के आसपास की बात है, right? तो अगर आपको डीप टेक का अंडरस्टैंडिंग है, डीप लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है, या फिर जनरली टेक्नोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो यू विल बी गेटिंग गुड सैलरीज। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स, प्लीज फोकस करो, कम्युनिकेट करना सीखो, बात करना सीखो। आपको डाइवर्स टीम, स्टेक होल्डर सबसे बात करनी पड़ेगी। आपको बहुत लोगों के ईगो संभालने पड़ेंगे, बहुत सारे झगड़े सुलझाने पड़ेंगे। सो सॉफ्ट स्किल्स का इम्पोर्टेंस बहुत हाई है और हमें ज्यादा सिखाया नहीं जाता है। तो कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस करके, पढ़ के। आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल ईगोस, हाउ टू हैंडल कम्युनिकेशन। ये सब ना बहुत सॉफ्ट सब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, तो इंजीनियरिंग बुद्धियों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, या हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट मी, ये ये नहीं हुआ ना तो जॉब नहीं मिलेगी, कितनी भी टेक्निकल हो, कल्चर फिट ही नहीं हो पाएगा। और इसमें स्पेशलाइजेशंस आप एडिशनली ऐड कर सकते हो। यूएक्स यूआई डिजाइन, आप सब, अगर आपका बैकग्राउंड है, मार्केट रिसर्च का बैकग्राउंड है, डेटा एनालिटिक्स का बैकग्राउंड है, तो ये स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है तो सैलरी और बढ़ सकती है। तो सॉफ्ट स्किल तो आप बेसलाइन समझ लो, सॉफ्ट स्किल के बिना जॉब मिलना ही मुश्किल होगी। तो साथ में अगर स्पेशलाइजेशन भी अगर आपकी हो गई तो फिर तो बहुत बढ़िया, बिकॉज यू कैन स्कोर रियली गुड सैलरीज। ठीक है। देन आता है कंपनी डायनामिक्स, स्टार्टअप्स एंड एमएनसीज। स्टार्टअप्स में डायनेमिक होगा एनवायरनमेंट, एजाइल होगा, हायर रिवॉर्ड होगा, पोटेंशियल, हाँ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये ऑलमोस्ट गैम्बल है। एंड इक्विटी ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप खेल गए और सही मिल गया तो फिर तो बहुत बढ़िया, बिकॉज आपके इक्विटी इटसेल्फ विल बी सो मच कि आपको पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस, लॉन्गर आवर्स, मोर हैंड्स ऑन रोल, सब कुछ होगा। ठीक है। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिनेरियो है, जो सबके बस की बात नहीं, सबको पछता नहीं है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो क्रिब करते रहते हैं, जो कर पाते हैं वो परेशान होते रहते हैं। बहुत कम लोग इसी के लिए बने हैं और कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। ठीक है। तो आप जानो अपने बारे में कि आप क्या हो, कैन यू सर्वाइव, डू एन इंटर्नशिप इन अ स्टार्टअप फॉर एग्जांपल, उससे आपको थोड़ा सीखने को मिल जाएगा शायद, है ना। इंटर्नशिप करके देखिए, थोड़ा वॉलंटियर करके देखिए, इन सबसे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, यू विल फिगर इट आउट कि वेदर दिस मेक्स सेंस टू यू और नॉट। वर्सेस एमएनसीज में, चाहे वो ग्लोबल एमएनसी जैसे एडोबी है, या फिर ट्रेडिशनल एमएनसी है लाइक इन्फोसिस एंड सिमिलर, राइट, वहां पे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ड्रिवन वर्क होता है एंड ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। इट साउंड्स वेरी गुड, राइट। लेकिन और प्रेडिक्टेबल वर्क आवर्स होते हैं, लार्जर टीम्स होती है, बहुत वर्क लाइफ बैलेंस होता है, लेकिन देन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के बजाय लो रिस्क लो रिवॉर्ड है ना। ज्यादा रिस्क नहीं है तो रिवॉर्ड भी कम है, सैलरीज भी कम मिलेंगी, आपकी लर्निंग भी कम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी मिलती है, आप आराम से धीरे धीरे काम कर सकते हो, है ना। जोग्राफिकली अगर आप सिटीज मूव करते हो उससे भी सैलरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन देन द क्वेश्चन इज कैन यू मूव सिटीज, बिकॉज फैमिली ऑब्लिगेशन हो सकती हैं, बहुत सारे अलग रीजन की वजह से आप मूव नहीं कर सकते हो। तो सिटी के बेसिस पे जानो कि आपकी सैलरी कैसी मिलेगी। अगर आप बॉम्बे जैसी सिटी में आते हो, आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी लेकिन खर्चे भी उतने ज्यादा होंगे। तो वो थोड़ा आपको सोचना जरूरी है। तो कोई भी ना परफेक्ट जॉब नहीं है, कोई भी परफेक्ट करियर नहीं है, वो ही परफेक्ट जो आपको सूट करता है। अगर आपके लिए रायपुर में रहना, जयपुर में रहना, जोधपुर में रहना जरूरी जरूरी है, तो वैसी जॉब्स खोज के दो।
ठीक है, आपको वो वाली सैलरी नहीं मिलेगी जो लोग बोलते हैं, अरे मैं तो बैंगलोर में हूँ, मेरे फलानी फलानी सैलरी है, वो नहीं मिलेगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली ओके। नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, वैसे सैलरी नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप अपने घर में हो, आपके एक्सपेंसेस कम है। यस, शायद ग्रोथ लेवल पे भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज मे नॉट बी हायरिंग फ्रॉम योर प्लेस, इफ यू लैंड अप इन अ गुड जॉब देन तो नथिंग लाइक इट, देन एवरीथिंग इज ग्रेट। बट अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी, बट देन अगेन जैसे लाइक आई सेड राइट, कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो बॉम्बे में है बंदा वो क्रिब मार रहा है कि अरे बॉम्बे में रहना पड़ रहा है, जो बाहर है वो क्रिब मार रहा है, तो हर कोई क्रिब ही मार रहा है, बिकॉज हम लोगों को सिखाया नहीं जाता ना कि जितना मिला है उसमें संतुष्टि कैसे पाई जाए, ये किसी को सिखाना चाहिए। मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी संतुष्टि मिलती है कभी नहीं मिलती है। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आई थिंक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ह्यूमन, द डिजायर टू expect more from yourself, more from people around you, more from things around you. I think it's just being human. But if that trait becomes too much, that it becomes toxic for you, that you are not able to stick around in any company, you're not able to deliver any kind of work simply because you constantly feel कि अरे मेरे को तो मेरा इतना पैसा नहीं मिल रहा, मैं नहीं करूंगा, then you are not being fair to yourself, not being fair to anybody else. Don't do that either. You know? So, राइट, सो मेट्रो सिटीज में ऑफकोर्स ज्यादा सैलरी मिलेगी, इमर्जिंग हाउस में रिलेटिवली कम सैलरी मिलेगी, राइट। सो थोड़ा सोच समझ के अपना डिसीजन लो। राइट पैकेज नेगोशिएट करने के लिए पहली बात, नेगोशिएट इज्जत से करो, ठीक है। अपने पत्ते मत खोलो, डू नॉट टेल योर HR एवरीबडी एल्स कि भाई मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, वो मत बताओ, रादर बी वेरी पोलाइट वेरी हम्बल, से कि आई गॉट ABC salary earlier, but I don't think that accurately represents my skill sets that I've gained. I didn't even get the appraisal because the company was not doing very well. So I do feel that I'm underpaid and I'm expecting a market competitive salary. But then again, I believe I'll rather leave that judgment call to you on your fair understanding of what is the value that I'm bringing to the table and what will be a good compensation so that I can stay motivated for very long. I'm looking for a long-term stint here, and so I'm expecting a good competitive salary. That's it. So you're not revealing your card, but you're also letting the person know that I'm very balanced in my perspective. You know? Look for the kind of components that they're introducing to the pay package. इक्विटी है, इक्विटी कैसे दी गई है, ESOP के फॉर्मेट में है, RSU है, कैसे है, राइट। अभी इस स्कोप में मैं बात नहीं कर पाऊंगा कि क्या इस कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, बट इक्विटी किस तरह की है, बोनस कैसे मिलेंगे, किस कंडीशन में मिलेंगे, 3 3 महीने बोनस मिलेंगे या साल में मिलेंगे, पर्क क्या मिलने वाला है, रिलोकेशन का कॉस्ट क्या है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। एंड इस पॉइंट पे डेफिनेटली अच्छे से क्लैरिटी लेकर ही आगे बढ़ना, ठीक है। जहां तक नेगोशिएट करने की बात है, वन इंपॉर्टेंट टिप apart from the tip that I just gave about how to communicate what you want, another important tip is try to get multiple jobs at the same time. तो अगर मल्टीपल अगर ऑफर लेटर्स हैं, इससे बेटर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक और टिप बताता हूँ, कभी घोस्ट मत करो, चाहे HR घोस्ट कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद तुम्हें घोस्ट नहीं करना है किसी भी HR को, डोंट डू दैट, ठीक है। वर्ड स्प्रेड्स, डोंट डू दैट। ऑल्सो be quick to respond to all of the communication that you're getting from the companies. If you cannot respond right away, that is, you have to think through whatever has come to your way, because HRs also sometimes push and pressurize, right? फटाफट आंसर दो, फटाफट ये करो। तुमको अगर आप politely stand your ground, saying that thank you for your email, but right now I'm not available to think through the offer that you have given or think through um, the interview requirements. Let me get back to you by tomorrow morning or by today evening, depending on what time you're responding. Take your time and then move. Acknowledge कर दो, बता दो कि भाई ये सोच रहा हूँ मैं, give me some time. That reflects a very confident personality. That shows that you're very confident of who you are and you're willing to let the other person know, communicate, and all of these things are rare skills. तो ये अगर इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे,
the chances of you securing a higher salary is very high. ठीक है, because everybody loves a confident person. Okay. Lastly, ग्रोथ वर्सेस इमीडिएट कॉम्पनसेशन, पैसे आज चाहिए या फिर यू आर ओके टू, ये गैम्बल है भाई। तो सोच समझ के करना जरूरी है। बड़े बड़े वीसी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्टार्टअप कितना ग्रो करेगा, है ना। सो ये आपको एक फेयर जजमेंट लेना पड़ेगा कि किस स्टार्टअप में आपको जाना आपके लिए सही रहेगा। तो इवैल्यूएट करो कंपनी का पोटेंशियल, किस तरह के इन्वेस्टमेंट का हवाला, फाउंडर्स कैसे हैं, क्या हिस्ट्री रही है, वगैरह वगैरह पता करो। एंड देन सिमिलरली रोल डायनेमिक्स भी पता करो कि अपस्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं विद इन दैट कंपनी, लैटरल मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है विद इन दैट कंपनी, ये सब पता करो, है ना। एंड यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट कि आपको ग्रोथ चाहिए, यानी कि मॉडरेट कॉम्पेंसेशन बट हाई ग्रोथ वो चाहिए, या लो ग्रोथ बट हाई कॉम्पेंसेशन क्या चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टेज यू मे वांट वन ऑफ दीज टू। एंड फाइनली, वर्क लाइफ बैलेंस हिट करने के लिए आपको अपने बारे में ज्यादा जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या कंडीशंस हैं। एंड देन फाइंड आउट द कंपनी कल्चर, कि किस तरह का कंपनी कल्चर आपको सूट करेगा, एंड द कंपनी दैट यू आर टॉकिंग टू यू, क्या उनमें वो कल्चर है कि नहीं है, राइट। एंड फाइनली यू हैव टू क्राफ्ट योर ओन यूनिक पाथ, पर्सनल अलाइनमेंट बेसिस ऑल ऑफ द स्टफ दैट वी जस्ट डिस्कस। पर्सनल अलाइनमेंट क्या है, एंड कंटिन्यूस लर्निंग कैसे करोगे आप, ताकि आपकी पर्सनल अलाइनमेंट विद द कंपनी बरकरार रहे। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल, आपका, you're okay with an intense work-life balance, certain kind of companies and certain categories will fit you. Versus if you want relaxed work-life balance, then certain different kind of category of companies will suit you. I'm sorry for the diagram that kind of got upper niche, but I hope I conveyed the point that I was trying to make. And this brings an end to this conversation about how to think through your salaries, how to find work-life balance, how to have a healthy, comfortable, convenient करियर। प्लीज डू कीप दिस इन माइंड कि एक बार आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे ही करियर चाहिए, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। हर 5 साल में आपका, आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे, द वे यू लुक एट योर ओन लाइफ वो बदल जाएगा हर 5 साल में। तो बी फ्लेक्सिबल, आप सोचो कि अभी मुझे क्या चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स, क्या चाहिए, बस वो देखो। लाइफ टाइम यही चाहिए वो जरूरी नहीं। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, सो एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर योर फीडबैक कि आपको ये सब, ये जो सीरीज है आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है प्लीज कमेंट में डालिए, नहीं आ रही है तो भी कमेंट में डालिए तो थोड़ा प्यार से डालिए, और मैं थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, और आराम से डालिए। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड आप क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, एंड आई विल कवर दोस नोट्स।